Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Rob. So in today's video we will cover the unit of issues and trends in education, right? And we will going to cover this video in both English and Hindi. सो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जो एम्स है हमारी एजुकेशन की और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है। सो द ट्रेडिशनल एम ऑफ एजुकेशन एज हाईलाइटेड बाय महात्मा गांधी, जो हमारी एक ट्रेडिशनल एजुकेशन था उसका एम जो महात्मा गांधी ने हाईलाइट किया था वो क्या बोला था उन्होंने कि जो एक इंसान की ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट उन्होंने यहाँ पे इसका एम बताया था। ठीक है, कि बॉडी की भी, हमारी माइंड की और हमारी स्पिरिट की, तीनों तरह से हमारी जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। एजुकेशन इज सीन एज अ मीन्स टू ड्रॉ आउट द बेस्ट इन अ चाइल्ड एंड फोस्टर हार्मनी विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि एक चाइल्ड के अंदर से उसका बेस्ट वर्जन निकालना है, एजुकेशन का एम जो यहाँ पे, और उसको उसकी जो ऐसे उसकी ग्रोथ को फोस्टर करना है कि वो सभी के साथ अपने एनवायरनमेंट में हार्मनी के साथ रह सके। It goes beyond mere information dissemination and aims to shape individuals who are not just knowledgeable but morally and spiritually aligned। ठीक है, कि ऐसे इंडिविजुअल्स को शेप अप करना कि उनको पास नॉलेज हो और वो मॉरली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से अच्छी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन हो। ठीक है, तो जो ये प्री स्कूल के लिए जो चुनौतियां हैं उनमें हमने पहले देखा कि शिक्षा का लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का विकास, एक प्रोग्रेस करनी है, इनकी डेवलपमेंट, तो वो इनका लक्ष्य है। और क्या है, किसी के अंदर से सर्वोत्तम गुण निकालने हैं, हमें उसका बेस्ट निकालना है ताकि वो सभी के साथ हारमोनी से रह सके, सामंजस्य से रह सके। ठीक है, ये केवल सूचना प्रसार से परे, कि मतलब ऐसा नहीं कि बस हम खाली कुछ नॉलेज दे रहे हैं, बल्कि ये उससे भी आगे, ये किसी व्यक्ति को आकार देती है। ठीक है, आकार इन द सेंस कि वो कैसा व्यक्ति बनेगा अपनी लाइफ में, जो न केवल जानकार है बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, उनके उनके अंदर जो है नैतिक और आध्यात्मिक रूप वो भी अच्छे से डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो ये हमारी एजुकेशन का एम था। तो जो स्ट्रक्चर था हमारा एजुकेशन का वो हमने कैसे डिवाइड किया था कि पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन होगी, उसमें हमारी कौन सी क्लासेस थी, नर्सरी, LKG एंड UKG। ठीक है, फिर आ जाती है प्राइमरी एजुकेशन क्लास 1 to 5, फिर आ जाती है सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 4 to 10, और फिर हमारे आ जाती है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 11 and 12। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हमने कैसे इनको डिवाइड किया था, एक सिस्टम, हम इस प्रणाली को हमने, कि पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा आ जाएगी हमारी, नर्सरी, LKG और UKG इसमें होंगी। ठीक है, फिर आ जाएगी हमारी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की, माध्यमिक शिक्षा जो है कक्षा 6 से कक्षा 10 तक जो होती है, और फिर आ जाती है हमारी वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा जो कि कक्षा 11वीं और 12वीं है। अब चैलेंजेस देख लेते हैं जो प्री स्कूल एजुकेशन में हमें फेस करने को मिले। तो पहले एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, की वो क्वालिटी उनको नहीं मिल पाई, ये एक चैलेंज रहा कि क्वालिटी वहाँ पे क्यों नहीं मिल रही, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। डाइवर्सिटी इन स्कूल्स। ठीक है, द शेयर नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ स्कूल्स इन इंडिया प्रेजेंट चैलेंजेस इन मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अक्रॉस द बोर्ड। कि जो क्या है, इंडिया के स्कूलों में बहुत डाइवर्सिटी, इंडिया खुद एक डाइवर्स कंट्री है, तो ऑब्वियसली स्कूलों में भी बहुत सारे अलग अलग कल्चर के, ठीक है, अलग कम्युनिटीज़ के बच्चे जाते हैं वहाँ पे। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कि हम एक कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके एजुकेशन का इंडिया में। ठीक है, जो वेरिएशंस थी, क्योंकि रिसोर्सेज किसी के पास ज़्यादा थी, किसी के पास कम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास अच्छा था, किसी के पास अच्छा नहीं था। ठीक है, तो ये सब, वो जो टीचिंग क्वालिटी है वो इम्पेक्ट करती है लर्निंग एक्सपीरियंस है जो स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी है जो हमारी, इसके कारण एक जो क्वालिटी एजुकेशन थी हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे। फिर आ जाता है हमारा टीचर ट्रेनिंग। सो ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स टू एनहेंस देयर स्किल्स इज क्रूशल। तो हमने क्या किया कि जो है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाए टीचर्स के लिए। ठीक है, कि वो कंपलसरी होनी चाहिए उनके लिए, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देते हैं, क्योंकि हमने टेस्ट क्लियर किया, हम पढ़ाने के लिए सीधा जा रहे हैं, और इंस्टीड हमें एक ट्रेनिंग दी जा रही है प्रॉपर, कि हमें प्रोग्राम स्टार्ट किए जो उनकी एक डेवलपमेंट में क्रूशल पार्ट है। क्योंकि एक टीचर जो सीधा जा रहा है, भाई टेस्ट क्लियर किया वो टीचर बन गया,
और दूसरा टीचर जा रहा है, उसने टेस्ट क्लियर किया, फिर उसको ट्रेनिंग मिली कि कैसे एजुकेशन होती है, कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अब वो अच्छे से कर सकता है क्लास में, ठीक है, और उसके बाद फिर जाए, तो ऑब्वियसली ये वाली ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो हमने टीचर की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की। ensuring that teachers are well equipped to deliver quality education is an ongoing challenge। और हमें जो एक इंश्योर करना था कि टीचर वेल इक्विप्ड है, उनके पास सारे स्किल्स हैं, मतलब ठीक है, ताकि वो एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर कर सके। और ये जो है आज भी एक चैलेंज बना हुआ है इंडिया में, ठीक है। तो हमने जो चुनौतियाँ थी उसमें सबसे पहली थी कि शिक्षा की गुणवत्ता, ठीक है, वो हमें इम्प्रूव कैसे करते हैं। तो जो है भारत के स्कूल में वो एक विविधता होती है पूरे बोर्ड में शिक्षा में, ठीक है, डाइवर्सिटी होती है। तो जो वो डिफरेंट वो कैसे किन बिहाफ पे होती है, जैसे किसी के पास संसाधन ज़्यादा है, कम है, बुनियादी ढांचा कहीं अच्छा है कहीं नहीं, और जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो कैसे मिल रही है, किसी को अच्छी मिल रही है किसी को नहीं मिल रही, तो ये डिफरेंट इन अनुभवों को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। फिर आ जाता है शिक्षक प्रशिक्षण, ठीक है, कि टीचर्स को एक प्रशिक्षण दिया जाए कि वो कैसे क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को। तो इसके लिए क्या था, व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश किए गए यहाँ पे, ठीक है, जिनसे हम क्या कर सकते थे, टीचर को प्रशिक्षण दे सकते थे कि वो कैसे एक क्वालिटी एजुकेशन, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, वो बच्चों को दे सकते हैं। और हालांकि ये क्या है, अभी भी एक चुनौती है, ठीक है, कि क्योंकि एक डिफ़िकल्ट टास्क है सभी टीचर्स को एक अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना। फिर एक्सेस आ जाती है एजुकेशन की, कि एक्सेस किन किन के पास है, एक्सेस में उनको क्या कमियाँ फील हो रही हैं, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है उनको, ठीक है, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, मेक्स इट चैलेंजिंग टू प्रोवाइड असेसिबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। कि जो सारे सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं उनको काइंड ऑफ वो एक एक्सेस नहीं दे पा रहे हैं, और एक क्वालिटी एजुकेशन है वो भी नहीं, ना तो उनके पास हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो एसेसिबल हैं स्कूल्स, ठीक है, और क्वालिटी एजुकेशन भी उनके पास नहीं है। जो रिमोट लोकेशंस होती हैं तो वहाँ पे क्या है, जो प्रॉपर स्कूल्स ही नहीं होते, कई बार लैक होती है वहाँ पे प्रॉपर स्कूल्स की फैसिलिटीज़ की, हिंडरिंग एक्सेस फॉर मैनी चिल्ड्रन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होती है, जो रिमोट एरिया लोकेशंस हो गई, कहीं वहाँ पे स्कूल्स नहीं मिलेंगे, फैसिलिटीज़ नहीं प्रॉपर होंगी, ठीक है, तो जो एक्सेस है वो वहाँ पे चिल्ड्रन को नहीं मिल पाती है। फिर आ जाते हैं सोशल बैरियर्स हमारे, ठीक है, हमारे स्कूल को एक्सेस करने में सोशल बैरियर कौन कौन से आ जा सकते हैं। सोसाइटल इश्यूज़ आ गए यहाँ पे, इंक्लूडिंग जेंडर एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, ठीक है, सोसाइटी का कोई इशू है, कोई जेंडर की वजह से कि भाई लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कों को पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ आ गई, ठीक है, कि हम फैमिली में अर्निंग मेंबर नहीं है, तुम अपना अर्निंग पे ध्यान दो, स्कूल में जाके क्या करोगे। तो ये सारे क्या है, बैरियर्स क्रिएट करते हैं एजुकेशन में। Overcoming these barriers require targeted efforts to ensure that education reaches marginalized groups such as women, minorities and economically disadvantaged population। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई हम इन बैरियर्स को जो है ओवरकम करें, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि सभी को एजुकेशन मिल रही है, जो विमेंस है, माइनॉरिटीज़ है, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड पॉपुलेशंस हैं, उन सभी को यहाँ पे एजुकेशन प्रॉपर मिल सके, ठीक है। तो शिक्षा की पहुंच यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बुनियादी ढांचे की बाधाएं हैं उसके कारण भी बहुत यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है, एक्सेस नहीं मिल पा रही है बच्चों को एजुकेशन की, क्योंकि जो बुनियादी ढांचा है वो सीमित है। विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा हम प्रदान करना चाहते हैं वो एक चुनौती बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। दूर दराज के उचित स्थानों में उचित स्कूल सुविधाओं का अभाव हो सकता है, और जो दूर दराज के स्थान है, रिमोट लोकेशंस है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्कूल्स भी नहीं होते, काफ़ी बार देखा जाता है अगर स्कूल है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, टीचर नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमारी बाधा पहुँचाती है एजुकेशन में, ठीक है। फिर आ जाती है सामाजिक बाधाएं। सामाजिक बाधाएं जैसे लिंग, आर्थिक, ये असमानताएं हैं, ठीक है, इनके बिहाफ पे अगर कोई बैरियर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कि तुम लड़की हो, तुम स्कूल में नहीं जाओगी, ठीक है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तुम स्कूल में नहीं जाओगे, तुम पैसे कमाने पे ध्यान दो, तो ये कुछ सामाजिक मुद्दे यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है, जो सामाजिक बाधाएं हमारी बनती है एजुकेशन लेने में, बाधा ये पैदा कर देती हैं। इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए, ठीक है, बहुत हमें लक्षित प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा जो है महिलाओं, अल्पसंख्यकों,
तथा जो आर्थिक रूप से वंचित है उन सब तक पहुंच बना सके, इसलिए हम इनका निवारण करना चाहिए। फिर आ जाता है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अगर ज़्यादा कॉस्ट होगी तो ऑब्वियसली उसको कम बच्चे ही ले पाएंगे, तो फाइनेंशियल स्ट्रेन आ जाता है एक फैमिलीज़ पे अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। द हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद एजुकेशन इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस एंड एडिशनल एक्सपेंसेस पुट अ फाइनेंशियल बर्डन on families. This can lead to disparities in the quality of education received, favoring those who can afford additional resources like private tuition. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर फीस एक जो मेन क्राइटेरिया बना दिया जाए, ठीक है, फीस का स्ट्रक्चर इतना हाई स्टैंडर्ड कर दिया जाए कि वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, तो वो एक फाइनेंशियल बर्डन देता है फैमिलीज़ पे, ठीक है। और वो एक क्वालिटी एजुकेशन को भी इम्पेक्ट करेगा। यहाँ पे कैसे इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो तो एडिशनल रिसोर्सेज भी ले सकते हैं, वो अपने बच्चों के ट्यूशन्स पे लगवा देंगे, उनका स्कूल भी अच्छा है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है, उनका स्कूल अच्छा नहीं है, तो उनकी क्वालिटी में यहाँ पे डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल स्ट्रेन है, इससे भी एक इनइक्वालिटी आती है एजुकेशन सिस्टम में। फिर जो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। कोई एथनिक डाइवर्सिटी होगी, जैसे इंडिया एक वास्ट एथनिक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, ठीक है। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, तो वो क्या करती है, एक चैलेंज प्रोवाइड करती है इन डेवलपिंग स्टैंडर्डाइज एजुकेशन, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा कि कई लोग मान लो दूर के किसी इलाके से रह के आने के रहने लग गए हैं इधर, तो उनकी एजुकेशन उनकी लैंग्वेज अलग होगी। और स्कूलों में बेसिकली क्या होता है कि भाई चलो इंग्लिश नहीं तो हिंदी में हम सिखा रहे हैं, तो अगर उनको वो लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है प्रॉपर, तो वो सीखेंगे क्या, ठीक है। तो ये जो डाइवर्स कल्चर है, इनका बैकग्राउंड है, तो भी ये भी एक हिंडर क्रिएट करता है हमारी एजुकेशन प्रोसेस में, कि हम अच्छे से सीख नहीं पाते इस डाइवर्सिटी के कारण। फिर आ जाती है जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस इन सर्टेन रीजन्स में इम्पेक्ट द एजुकेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। वो इम्पेक्ट कर दिए कुछ जो कल्चर हैं हमारे, कुछ रिलीजन बोलते हैं कि भाई विमेंस को नीड नहीं होती बाहर जाके काम करने की, एजुकेशन की। तो एड्रेसिंग जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन रिक्वायर्स टारगेटेड इंटरवेंशंस टू प्रमोट इंक्लूसिविटी, ठीक है। तो हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इनको टारगेट करना पड़ेगा कि हम विमेंस तक जो है एजुकेशन को प्रॉपरली कैसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा आ जाता है शिक्षा की लागत, कि अगर शिक्षा की लागत ज़्यादा होगी तो जो परिवारों पर बर्डन मिलेगा, ठीक है। अगर उच्च लागत यहाँ पे मिलेगी तो परिवारों को एक वित्तीय बोझ में डाल देती है यहाँ पे, और जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें असमानताएं हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को फ़ायदा होगा ना जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो वो तो निजी ट्यूशन भी लगा लेंगे, ठीक है, तो उनका बच्चा ज़्यादा अच्छा करेगा परफॉर्म। तो ये इनइक्वालिटी, असमानता यहाँ पे होगी, ठीक है। कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं हमारे, ठीक है। जातीय विविधता, बहुत सारी जातियाँ हैं भारत में, और उनमें जो बोली जाने वाली बोली है वो भी यहाँ पे डिफरेंट होती है। तो ये भाषाओं की भीड़ में क्या होता है कि आप स्कूल में जाओगे तो वो आपको एक ही लैंग्वेज में सिखाएंगे, ठीक है, हार्डली वो दो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जिन बच्चों की वो बोली नहीं होती, वो लैंग्वेज नहीं होती, उनको वो जो एजुकेशन प्रॉपर उनको समझ ही नहीं आती, तो उनकी जो एजुकेशन प्रॉपर नहीं होती है। तो इस जातीय विविधता के कारण भी जो है एक क्वालिटी एजुकेशन हमें नहीं मिल पा रही है। फिर आ जाता है लैंगिक असमानता। कुछ क्षेत्रों में या, ठीक है, या जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं वो महिलाओं की शिक्षा में बाधा बन जाती हैं, ठीक है, कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, लड़के घर चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको स्कूल में जाने ही नहीं दिया जाता, तो उनकी एजुकेशन पे एक बहुत प्रभाव पड़ जाता है। तो जो ये लैंगिक असमानता है, इसको संबोधित करने के लिए और हमें समावेशिता को अगर बढ़ावा देना अपने एजुकेशन में, तो हमें जो इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है विमेंस की एजुकेशन को, कि हम उनको अच्छे से कैसे एजुकेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है अनअवेयरनेस। अगर पेरेंट्स ही अवेयर नहीं होंगे कि एजुकेशन उनके बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो स्कूल में नहीं भेजेंगे। तो जो पेरेंटल अवेयरनेस है वो यहाँ पे एक क्रिटिकल रोल निभाती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। कहते हैं लेट ऑफ अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स पर्टिकुलरली दूस हू देमसेल्व्स इलिटरेट, ठीक है, जो खुद इलिटरेट है, अनपढ़ है, तो उनको एक अवेयरनेस नहीं होती है भाई कि अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। वो ऐसे ही सोचते हैं कि हमने मेहनत मजदूरी की, खा लिया, ये भी मेहनत मजदूरी करेंगे, कमाएंगे और इनकी लाइफ ऐसे ही चल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। तो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कैन हिंडर एनरोलमेंट रेट्स। तो इससे जो एनरोलमेंट रेट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, वो उनका ध्यान ही नहीं होता कि बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, वो
तो एनरोलमेंट नहीं कराते वो अपने बच्चों का, तो जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे घर घर जाके उनको अवेयर किया जाता है कि क्यों है जो आपके लिए एडुकेशन इम्पोर्टेंट है और एडुकेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है लैक ऑफ फंड्स। अगर इनसफिशिएंट फंड हो गए, ठीक है, किसी के पास फंड का मतलब यहाँ पे हो जाता है पैसे से, ठीक है, तो फंडिंग अच्छी नहीं है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा। किसी स्कूल में हम पैसे ही नहीं दे रहे तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन पाएगा। टीचर को सैलरीज अच्छी नहीं दे रहे हैं तो हमें लो क्वालिटी के टीचर्स मिलेंगे, या अगर वो अच्छी क्वालिटी वाले भी होंगे वो सोचेंगे कि हमें इतना ही पैसा दिया जाता है तो हम इसके अकॉर्डिंग ही शिक्षा देंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज क्रिएट हो जाते हैं हमारे, जिससे हमारी एजुकेशन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। सो एड्रेसिंग फंडिंग गैप्स एंड एक्सप्लोरिंग इनोवेटिव फाइनेंशिंग मॉडल्स, ठीक है, तो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कि जो फंडिंग का हम गैप है इसको कैसे कवर करें, ठीक है, हम नए फाइनेंसिंग मॉडल्स कैसे लगा सकते हैं एजुकेशन में, जिससे हम इम्प्रूव कर सकें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की फाइनेंस हेल्थ को, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्थ मतलब उनको जो ज़रूरत है वो ले सके चीज़ें, ठीक है, वो इक्विपमेंट ले सके, वो फैसिलिटीज़ दे सके, टीचर्स की सैलरीज वो अच्छे से पे कर सके। तो ये यहाँ पे इनसफिशिएंट लैगिंग भी एक बहुत मेन चीज़ हो जाती है, जिसके कारण जो है क्वालिटी एजुकेशन हमें नहीं मिल पाती। फिर आ जाता है टीचर्स का एटीट्यूड, ठीक है, वो कैसा है। जो रोल है टीचर्स का वही मेन रोल होता है स्कूल में, तो सो टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द एजुकेशन सिस्टम, सो फोस्टरिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग टीचर्स। तो हमें क्या करना है कि टीचर्स के अंदर, सभी के अंदर एक पॉजिटिव रोल यहाँ पे होना चाहिए। वो बहुत क्रूशल होता है टू क्रिएट अ कंडक्टिव लर्निंग। अगर टीचर ही अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, अच्छे से नहीं समझा रहा है, तो भाई उसका एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्लास में या स्कूल में क्रिएट हो ही नहीं सकता। सो प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैन एनहेंस टीचिंग स्किल्स एंड मोटिवेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उनको कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ठीक है, कि आप यहाँ पे अच्छा करोगे तो आपकी डेवलपमेंट होगी आपको, या उनको हम कुछ प्रमोशन दे सकते हैं, इंसेंटिव्स दे सकते हैं उनकी सैलरीज में। तो ऐसे करके हम क्या कर देंगे, जो टीचर्स का रोल है उसको यहाँ पे हम इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अनभिज्ञता हो जाती है कि जो माता पिता में जागरूकता नहीं होती है, वो खुद ही अशिक्षित है, तो वो बच्चों की शिक्षा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है। तो इस तरीके से भी क्या है, बच्चों का एनरोलमेंट नहीं होता, स्कूल में दाखिले नहीं कराते हैं, नामांकन वो नहीं कराते हैं, तो वो बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है। दूसरा, अगर पैसों की कमी है, ठीक है, अगर जहाँ पे हम स्कूल में जा भी रहे हैं वहाँ पे शिक्षकों का वेतन अच्छे से नहीं मिल रहा है, बुनियादी ढांचा नहीं है और एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो फिर लोग सोचेंगे कि वहाँ जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है हमारे बच्चों का। अगर वहाँ पे बैठने की जगह तो है नहीं, ये पढ़ेंगे कहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे टीचर ध्यान नहीं देते जी, ऐसे बातें बोलते हैं ना पेरेंट, ठीक है। तो वो एक यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट कर देती है बच्चों को स्कूल में जाने के लिए, ठीक है, उनकी एजुकेशन में। शिक्षकों का रवैया, ठीक है, कि शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो एक बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, हर बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं, या उन्होंने बस अपना एक चैप्टर करवाया, रीडिंग करवाई और बात ख़त्म, ठीक है। तो टीचर का रोल जो है यहाँ पे बहुत अहम होता है हमारे स्कूल्स में, तो उनके एक सकारात्मक दृष्टिकोण को यहाँ पे हमने बोला है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जो आप देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या है हमारे सेकेंडरी एजुकेशन में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज और जो स्किल बेस्ड एजुकेशन यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके 10th क्लास में आता है कि ये थियोरेटिकल और कुछ आपको प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो एम्फसाइजिंग एप्लीकेशंस, हमें बताना है कि जो वो पढ़ रहे हैं उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है, ताकि उनकी जो नॉलेज है और वो स्किल्स है वो अच्छे से बिल्ड हो सके, ठीक है। तो ये करिकुलम में हमें चेंज करना पड़ता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। एम्फसाइजिंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है, जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस मतलब वो खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे और उनसे सीखेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स उनको दिए जाते हैं ताकि उनको पता चले कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनका हो। इंटर्नशिप्स उनको बोली जाती है करने को, ठीक है, इंटर्नशिप्स दी जाती है, क्यों दी जाती है, सब उनको एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो है उनकी, ताकि वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। और ताकि वो जो ये ब्रिज है हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज के बीच में और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच में, हम उसको ओवरकम कर सकें। थ्योरी आती है हमें और प्रैक्टिकल आती है, तो वो क्या, दोनों चीज़ें हम करेंगे तो इस ब्रिज को हम ओवरकम कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा लैक ऑफ रिसर्च, ठीक है। अगर बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो रिसर्च कैसे करें, ये नहीं है कि बस जो बुक में दिखा है पढ़ा और बात ख़त्म। उनको एक रिसर्च वाले जो स्किल्स हैं उनमें डेवलप होने चाहिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो उनमें डेवलप होने चाहिए, ठीक है। फोस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज़ शुड बी प्रायोरिटाइज, ठीक है। इनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमें कि भाई जो ये स्किल्स बच्चों में बिल्डअप होनी चाहिए।
इनकॉर्पोरेटिंग केस स्टडीज़ उनको बतानी चाहिए, ठीक है। रिसर्च बेस्ड उनको असाइनमेंट्स देनी चाहिए कुछ, ताकि वो अपनी खुद से रिसर्च करके असाइनमेंट बनाएं। कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स उनको देने चाहिए, ठीक है। दे दैट ऑल कैन नर्चर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो ये क्या बना देते हैं, एक कल्चर इनोवेट कर देते हैं यहाँ पे। अगर हम ऐसा सब करते हैं, वो हमें कहाँ पे ले जाता है, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग की साइड वो हमें लेके चला जाता है, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा की चुनौतियाँ क्या है, एक तो व्यवहारिक ज्ञान और जो कौशल आधारित शिक्षा यहाँ पे दी जानी चाहिए, जो प्रैक्टिकल जो कौशल हमारे हैं उन पर जो शिक्षा देनी चाहिए। तो अनुप्रयोग पर जोर देता है, ताकि कि प्रैक्टिकल जो हम करते हैं कर सीखने पर यहाँ पे जोर देते हैं ये। और एक दूसरा आता है कि समस्या समाधान कौशल यहाँ पे बच्चों का वो है बिल्ड होना चाहिए, जिससे जैसे केस स्टडीज, शोध आधारित असाइनमेंट्स उनको देने चाहिए। समस्या समाधान परियोजनाएं हैं जो, उनमें बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि जो उनका समस्या समाधान कौशल है वो अच्छे से बिल्ड हो सके, ठीक है। तो अनुप्रयोग पर जोर देना चाहिए और एक समस्या समाधान जो कौशल है उन पर यहाँ पे जोर देना चाहिए। फिर आ जाती है रिजर्वेशन हो जाती है यहाँ पे कुछ सीट्स की, ताकि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिल सके। इंश्योरिंग इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और कास्ट इज असेंशियल, ठीक है। ताकि उनका जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या कास्ट है उसका कोई इम्पेक्ट ना रह जाए, ठीक है। ऐसे सीट्स हम रिजर्व कर दें कि भाई ये इतनी SC ST के लिए, तो जो इक्वल प्रोपोर्शन में है स्टूडेंट्स सब वहाँ पे पढ़ सकें। पॉलिसी शुड एम टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन एंड क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, ठीक है। कि जो डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उस डिस्क्रिमिनेशन को हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। और एक सेम लेवल हमें सबको प्रोवाइड करना है। फिर आता है आउटडेटेड सिलेबस जो हो गया है उसको देखना है हमें, ठीक है। उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है सिलेबस को। जो रेगुलर करिकुलम रिव्यू हमारा होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें कोई अपडेट करने की ज़रूरत है, कुछ ऐड ऑन करना है, या हमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से हटानी है। तो जो वो करिकुलम है हमारा, उसको जो रिव्यू है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग द करिकुलम टू अलाइन विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ठीक है। कि जो हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स किस चीज़ की है, तो वो हमें अपने करिकुलम में ऐड करना चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, वो हमें करिकुलम में इंक्लूड करनी चाहिए, बच्चों को सिखानी चाहिए जो उनके काम आएंगी। दिस इंक्लूड्स इनकॉर्पोरेटिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स टू इक्विप स्टूडेंट्स विद रेलिवेंट एंड अप टू डेट नॉलेज, ताकि चिल्ड्रंस को जो है अप टू डेट नॉलेज हो सके, जो चीज़ें उनको फ्यूचर में चाहिए है, ठीक है। तो जो आरक्षण की कुल सीटें यहाँ पे दी गई है, ठीक है, ताकि सबको समान अवसर मिल सके, सुनिश्चित कर सके कि सामाजिक, आर्थिक या जाति इनसे कुछ कोई भेदभाव ना हो, उन सभी को क्या मिले, एक समान अवसर यहाँ पे मिलना चाहिए। जो पुराना पाठ्यक्रम है उसको बदलना चाहिए, और जो नियमित पाठ्यचर्या की यहाँ पे समीक्षा होनी चाहिए कि जो पाठ्यक्रम बना उसको नियमित रूप से हमें देखना है कि क्या हमें उसमें ऐड करना है और क्या वहाँ से हमें हटा देना है, ठीक है। जो हमारे टेक्निकल चीज़ें हैं वो उसमें इंक्लूड करनी चाहिए हमें, ठीक है। ताकि जो बच्चों को आगे फ्यूचर में चाहिए, जो उनके काम आएंगे, उनके नवीनतम विकास को शामिल करना चाहिए, ठीक है। जो नई नई चीज़ें उनका फ्यूचर में स्किल्स जो उनके काम आने वाले हैं, तो वो स्किल्स हमें इंक्लूड करनी चाहिए अपने पाठ्यक्रम में, ठीक है। कि क्या ऐसी चीज़ इंक्लूड करें हमें जिससे बच्चों के जो इम्पॉर्टेंट स्किल्स है वो बिल्डअप हो सके, ठीक है। तकनीकी जैसे प्रगति हो रही है तो टेक्निकल चीज़ें हमें अपने सिलेबस में इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है। अब आता है क्वालिटी एजुकेशन वर्सेस एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग, ठीक है। एक होता है क्वालिटी एजुकेशन और दूसरा होता है कि बस हमें एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में कैसे हाई स्कोर करना है, वो जो लर्निंग होती है हमारी। तो एक फोकस हमारा शिफ्ट करता है। शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग टू हॉलिस्टिक एजुकेशन इज़ क्रूशल। तो ये बोल रहे हैं कि हमें जो अपना पर्सपेक्टिव वो चेंज करना पड़ेगा। हमें ऐसे नहीं रहना कि बस हमें एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है। जो एक कंप्लीट एजुकेशन की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं करना, मुझे नॉलेज लेनी है, नॉलेज गेन करनी है सभी एस्पेक्ट्स पे, तो वो हमारा रोल होना चाहिए। एनकरेजिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट दैट इवेल्युएट्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिस स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वो, ठीक है। और उसके असेसमेंट में क्या इंक्लूड करना चाहिए हमें कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, क्रिएटिविटी कितनी है, उसके प्रैक्टिकल स्किल्स कितने हैं। तो हमें उन सबको प्रमोट करना चाहिए, ना कि बस एक जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन। तो जो डिस्पैरिटीज़ है हमारी प्राइमरी एजुकेशन में वो क्या है कि जो एक्सेस है वो लिमिटेड है बच्चों के लिए।
और स्पेशली वो जो इकोनॉमिकली थोड़ा वीक हैं, तो उनके लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी एक्सेस ही नहीं मिल पाती है. सो इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू रिसीव अ बेसिक एजुकेशन इज़ प्रायोरिटी. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ मेजर्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए अपनी सोसाइटी में, ताकि जो सभी बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर एजुकेशन यहाँ पे मिल पाए. ठीक है, जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, परीक्षा उन्मुख, जो बस हमें परीक्षा में जो है अच्छा परफॉर्म करना है यहाँ पे. तो जो है फोकस को स्थानांतरित करना, अब हम अपने फोकस को चेंज करना है. कहाँ से? परीक्षा उन्मुख शिक्षा है वहाँ से हमें समग्र शिक्षा पर अपना ध्यान यहाँ पर केंद्रित करना है. ठीक है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. परीक्षा उन्मुख शिक्षा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए सभी एस्पेक्ट्स पे. हम ये तो नहीं है ना पूरी अपनी लाइफ में कि हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे तो हमारी लाइवलीहुड अच्छी हो जाएगी, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी. वो तब होगी जब हमारे ओवरऑल स्किल्स बिल्डअप होंगे, ओवरऑल हमें नॉलेज मिलेगी हर एस्पेक्ट की. ठीक है, तो ये एक शिफ्ट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए हमारा स्थानांतरण पे. दूसरा है जो असमानताएं हैं, जो प्राथमिक शिक्षा तक की पहुंच में जो बाधाएं बन रही, तो वो क्या है? असमानता. कौन सी? कि जो फाइनेंशियल आर्थिक रूप से जो वंचित बच्चे हैं उनके लिए जो प्राथमिक शिक्षा है यहाँ पे वो सीमित है उसकी पहुंच. ठीक है, वो अगर जैसे उनके पास में कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो वो वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे भी तब जाएंगे जब उनके बच्चों को काम करने की ज़रूरत ना पड़े, वो फाइनेंशियली इतना सिक्योर हो सके. ठीक है, तो इसी के लिए जैसे हमने मिड डे मील वाला वो चलाया है गवर्नमेंट ने, राइट, कि बच्चों को खाना भी वहीं पे मिल जाए, ड्रेसेस मिल जाए. ठीक है, उनको सारा पढ़ने लिखने की सामग्री वहाँ पे मिल जाए. तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ उपाय लागू करें ताकि प्रत्येक बच्चे को एक बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने का जो है अवसर मिल सके. ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच है. अब हम कि सभी बच्चों को हम क्या ऐसे नियम लागू करें कि सभी बच्चों को उनकी बुनियादी शिक्षा जो है मिल सके. फिर आ जाता है प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, हमें जो इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको बढ़ावा देना चाहिए. ये नहीं है कि बस पढ़ो लिखो जॉब करो, किसी के अंदर खुद की स्किल्स है तो भाई उनको डेवलप करो और एक एंटरप्रेन्योर बनो खुद में. सो एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट. ठीक है, तो ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्पिरिट को हमें एनकरेज करना है. द एजुकेशन सिस्टम शुड फोस्टर एन एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट बाय एनकरेजिंग इनोवेशन. ठीक है, उनको इनोवेशन के लिए कि वो खुद से कुछ नया बना सकते हैं, खुद से कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तो ऐसे स्किल्स में भी उनको हमें एनकरेज करना चाहिए. एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो जो डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, खुद से. सो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर. ठीक है, जो क्योंकि फ्यूचर में जो चैलेंजेस आएंगे, मान लो अगर आप उनको बस ऐसे प्रॉपर जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन दोगे कि आप ये बन जाओगे, तो अगर वो वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होते, जो चैलेंजेस आएंगे उनको कैसे ओवरकम करेंगे. और अगर हम वही सेम पैटर्न फॉलो करते रहे कि पढ़े लिखे और जॉब लगी, तो जो नई चीज़ें हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में कैसे बिल्डअप होंगी. ठीक है, तो हमें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए. फिर हमें दूसरा ध्यान देना चाहिए कि जो टीचर की ट्रेनिंग है और वो डेवलपमेंट है टीचर्स की, वो अच्छे से होनी चाहिए. क्योंकि अगर टीचर अच्छे से डेवलप होगा तो वो इतने ही इफेक्टिव तरीके से जो है बच्चों को एडुकेट कर पाएगा. सो कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यहाँ पे हमें इंक्लूड करनी चाहिए कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है टीचर्स की भी, राइट. सो प्रोवाइडिंग कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, हमें टीचर को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए टू एनहेंस देयर टीचिंग स्किल्स एंड स्टे अपडेटेड विद इवॉल्विंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इज वाइटल. ठीक है, ताकि वो जो हमारी बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नया कुछ ऐड ऑन हुआ है, ठीक है, किसी नए तरीके से हम अपनी चीज़ को बेटर समझा सकते हैं, तो वो चीज़ें इनकी इंक्लूड होनी चाहिए. वेल ट्रेंड टीचर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. क्योंकि हमारे टीचर जितने वेल ट्रेंड होंगे ना, उतनी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हमारी इम्प्रूव होगी. हो गया कि हम यहाँ पे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं. ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं उनको अच्छी आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, एक अपग्रेडेड एजुकेशन हम उनको दे सकें. दूसरा जो शिक्षक है, हम देख रहे हैं कि वो कितने प्रशिक्षित है, क्या वो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे दे सकते हैं. ठीक है, तो दूसरा हमने फोकस किया है टीचर्स पे. सो इंक्लूसिविटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखेंगे. तो इक्वल अपॉर्चुनिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन हम कैसे प्रोवाइड कर सकेंगे, जब वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो. तो हम क्या करेंगे, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करेंगे जो वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन
वाली जो भी कोई भी फीलिंग है, कोई भी धारणा है, उसको वो एलिमिनेट कर देगी। ऐसी पॉलिसीज़ हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व करनी है और प्रमोट करेंगे हम एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट अपनी एजुकेशन में, ठीक है, जिसमें सब एक साथ इक्वल तरीके से बैठ के अच्छे से पढ़ सकें। सो दिस इंक्लूड्स एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू जेंडर, कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। तो इसमें इश्यूज आ जाते हैं हमारे जेंडर, कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस वाले, टू क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है। कि जो इश्यूज है हमारे जेंडर कास्ट और इकोनॉमिक सेक्शन वाले, हम उन पे ध्यान देंगे ताकि जो हमारा एक एनवायरनमेंट है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, वो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट यहाँ पे हो सके। तो समावेशिता और समान अवसर के लिए हम क्या करेंगे, जो भेदभाव है हमें उनको ख़त्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉमन चैलेंजेस, ठीक है। जो फैकल्टी पॉलिसी देख लेते हैं हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है। एक होता है आइडियलिज्म की, जो हमारा आइडियल बिलीव्स हमने क्या माने हुए हैं कि बिल्कुल प्रॉपर ऐसा होना चाहिए, और एक होता है रियलिज्म जो रियल में होता है। सो बैलेंसिंग आइडियलिस्टिक एजुकेशनल गोल्स विद प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इज क्रूशल, ठीक है। हमें जो आइडियलिस्टिक गोल है उनको एक रियल कंसिडरेशन, उनको एक प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में हमें बिल्ड करना है। ये नहीं है कि बस आइडियल हम कुछ सोच रहे हैं और रियल लाइफ में हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। पॉलिसी मेकर्स नीड टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक प्लान्स, ठीक है। उनको जो है रियलिस्टिक प्लान्स यहाँ पे बनाने की जरूरत है दैट कंसीडर्स द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड डाइवर्स एजुकेशनल नीड्स ऑफ अ वास्ट पॉपुलेशन। कि जो एक फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स आते हैं, या कोई जो डाइवर्स एजुकेशनल नीड्स है बच्चों की, डिफरेंट नीड्स होती है सभी बच्चों की, ठीक है, कि कैसे हम उनको एजुकेशन दे सकते हैं, कैसे वो एक अच्छे वे में ज़्यादा जल्दी कंसेप्ट को ग्रेस्प कर सकते हैं, तो वो एक वास्ट पॉपुलेशन को कैसे दें, उसके लिए जो हमें रियलिस्टिक प्लान बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। फिर आ जाती है पॉलिटिकल डिफिकल्टीज, उसमें कुछ है कि हमारा प्रायोरिटाइज हम किस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है। सो स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन एड्रेसिंग इमीडिएट पॉलिटिकल चैलेंजेस एंड प्रायोरिटाइजिंग लॉन्ग टर्म एजुकेशनल गोल्स, ठीक है। हमें प्रायोरिटाइज करना है जो लॉन्ग टर्म एजुकेशनल गोल्स हमने बनाए हैं, ठीक है, कि वो जो है सेटअप हो जाने चाहिए। Allocating adequate resources for education alongside other pressing issue is a delicate task that requires strategic planning, ठीक है। और ये नहीं है हम कि किसी इश्यू को ऐसे बीच में छोड़ देंगे, तो उसकी पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी हमें यहाँ पे बनाने की नीड है, ठीक है। तो जो प्रायोरिटाइज हमें करने की ज़रूरत है, और एक जो आइडियलिज्म और रियलिज्म है उनके बीच में एक बैलेंस बनाने की यहाँ पे नीड है। जो हमारे चैलेंजेस हैं, ये हमारे मेन चैलेंजेस आते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। चुनौतियाँ हम देख लेते हैं कि सरकार की जो दोषपूर्ण नीति है, एक तो कि आदर्शवाद और यथार्थवाद में हमें इक्वल एक बैलेंस बनाना पड़ेगा यहाँ पे, कि जो आदर्शवाद है हम उनको अपने रियल लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। दूसरा जो राजनीतिक कठिनाइयाँ हैं, जैसे प्राथमिकता हमें देनी चाहिए एजुकेशन को। ये नहीं है कि बस हमने बोल दिया कि सबको एजुकेशन मिलेगी, हमें अपनी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें जो प्लान्स बनाने चाहिए एजुकेशन को, और उसको एक प्राथमिकता वहाँ पे देनी चाहिए। फिर देख लेते हैं हम कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है एजुकेशन में, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म है इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एट लोकल लेवल इज क्रिटिकल। तो जो लोकल लेवल पे होते हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उनकी जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उसको थोड़ा टैकल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ बुक्स, ठीक है, जो कैपेसिटी है वहाँ पे बुक्स की लाइब्रेरीज में, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, या अगर कोई एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टू मैनेज एंड इम्प्लीमेंट एजुकेशन प्रोग्राम इज़ असेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, क्या समस्या इन सबसे हम, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं वो हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो कि वो एक बहुत क्रिटिकल चीज़ हो जाती है अगर हम उनको लोकल इंस्टीट्यूशन में देखें। आपने देखा होगा कि जो अच्छे से एक पोश एरिया में इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव पहले ही काफ़ी स्किल्ड होता है, क्योंकि उनको पे स्केल अच्छा दिया जा रहा है। लेकिन जो लोकल लेवल पे है वहाँ पे फीस वो कम ले रहे हैं, तो वो जो वहाँ पे वर्किंग एम्प्लॉयज़ है उनको भी कम दे रहे हैं, तो वो एक इतना स्किल्ड स्टाफ नहीं होता। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वहाँ पे वो कम रह जाती है। जो बुक्स की कैपेसिटी है, ठीक है, या म्यूनसिपैलिटीज़ है, तो वो वहाँ पे कम रह जाते हैं।
और जो एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मैनेज करते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है हमें एजुकेशन प्रोग्राम, वो जो है एक बहुत नेसेसरी प्रोग्राम हो जाता है हमें, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हमें लाने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम मैनेजमेंट अच्छी होगी वो और चीज़ों को, एक टीचर का काम हो जाएगा बस पढ़ाना, और उसके लिए भी वो डायरेक्शंस देंगे कि हाँ भाई आपको इस वे में पढ़ाना है, ठीक है। तो वो एक जो फॉर्मल एजुकेशन और इक्वल क्वालिटी एजुकेशन में प्रोवाइड करवाने की नीड है, वो कैसे होगी अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यहाँ पे लाते हैं तो, ठीक है। फिर दूसरा है डार्ट ऑफ मनी। अगर जो पैसे की कमी है तो उसके लिए क्या होगा, जो फाइनेंशियल अलोकेशन यहाँ पे हमें कुछ करनी पड़ेगी। एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज मस्ट बी अलोकेटेड टू एंश्योर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन। हमें कुछ जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो अलोकेट कर देने चाहिए, ठीक है, ताकि जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो सके, हमारी जो कंपल्सरी एजुकेशन है उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। बजटरी अलोकेशंस नीड टू बी इन लाइन विद द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो हमारा बजट है ना वो इतना ही होना चाहिए, वो अलाइन करना चाहिए हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट से। ये ना हो कि हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट इतनी है और हमारा बजट जो है इतने का ही है, ठीक है। तो ये एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला होना चाहिए, तभी हम जो है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन गोल को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जो शिक्षा के दोषपूर्ण प्रशासन क्या है, एक तो हमें प्रशासनिक सुधार करना होगा, ठीक है। अगर वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ की प्रशासन, अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो प्रशासन है किसी भी स्कूल की, अगर वो अच्छे से चल रही है तो वो स्कूल एक अच्छे वे में चलेगा, ठीक है। उनके टीचर्स को पता होगा कि भाई आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, मैनेजमेंट है इनसे कुछ भी पूछ सकती है, मैनेजमेंट बच्चों के से कांटेक्ट में रहती है, पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहती है। दूसरा है कि धन की कमी, उससे कैसे निपटा जाए। तो जो भी हमारा लक्ष्य है कि हमें कितना काम कराना है, तो उसका एक बजट हमें यहाँ पे तैयार करना चाहिए कि इतनी यहाँ पे काम की नीड है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो ये यहाँ पे हमारा बजट इसके इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। इतना इक्वल का ही बजट होगा हमारा इसका। ये नहीं होगा कि बजट हमने इतना सेट कर दिया कि भाई ठीक है, अगर हमें एग्जामिनेशन से लेनी है, मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ओलंपियाड्स कंडक्ट कराने हैं, तो हमारा बजट इतना है और वो टोटल जो उसमें पैसे लग रहे हैं वो इनकम इतनी लग रही है, नहीं। तो हमें बजट भी अपना इसी के अकॉर्डिंग सेटअप करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जो धन की कमी पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा। फिर फोकस करना पड़ेगा हमें रूरल एजुकेशन पे, ठीक है, कि जो गांवों में ग्रामीण शिक्षा है वो हम कैसे दे रहे हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स यहाँ पे किए गए, कुछ पहल की गई हैं, लाइक डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्पेशल इनिशिएटिव्स फॉर रूरल एजुकेशन कैन ब्रिज द अर्बन रूरल एजुकेशन डिवाइड, ठीक है। जो अर्बन रूरल एजुकेशन एक डिवाइड हुई है ना, कि जो अर्बन में है अच्छी क्वालिटी वाली मिलती है और जो रूरल में है वो लो क्वालिटी वाली मिलती है, तो जो वो डिवीज़न हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स ये लिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो tailoring policies to addressing the unique challenges faced by rural areas is essential for inclusive education development, ठीक है। हमें देखना होगा कि जो रूरल एरियाज़ में कौन से चैलेंजेस फेस हो रहे हैं ताकि हम उनको कम कर सकें और जो रूरल एजुकेशन है हमारी वो इक्वल हो सके हमारी अर्बन एजुकेशन से, ठीक है। तो जो विशेष पहल की गई क्यों की गई है कि जो हमारा रूरल अर्बन, जो शहरी ग्रामीण शिक्षा का विभाजन है उसको हम यहाँ पे इक्वल कर सके, ठीक है। जो रूरल और अर्बन एजुकेशन है कि वो दोनों इक्वल है क्वालिटी वाइज, ठीक है। तो समावेशी शिक्षक विकास के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों के सामने आने वाली कुछ चुनौतियां हैं उनके समाधान के लिए हमें यहाँ पे नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है। फिर आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ राइट बेस्ड मॉडल। इसको एक राइट बेस्ड मॉडल हमने कैसे कंसीडर किया। सो एजुकेशन पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज हैं जो हमने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लिए हैं। तो वो क्या है, पहले आ जाती है उसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई बैकग्राउंड के बेस पे, ठीक है, या किसी की कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए और सबको जो है एक इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की। दूसरा क्या है, एक लीगल फ्रेमवर्क्स होने चाहिए, ठीक है। हमें लीगल फ्रेमवर्क करने चाहिए ताकि जो राइट है हमारा एजुकेशन का सबके लिए, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कि किसी बच्चे के साथ मान लो कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी, जेंडर के बेस पे होगी या इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के बेस पे होगी, तो उसका कोई जो है एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए प्रॉपर कि अगर डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो उसका उन्होंने
उसकी सफाई देनी पड़ेगी कि भाई ये क्यों हुई है, ठीक है, और उसकी इसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, कि जो डिसेबिलिटी वाले ग्राउंड है, जेंडर, एथेंटिसिटी या कोई भी फैक्टर है, उनमें किसी भी जहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमें लीगल फ्रेमवर्क करने की यहाँ पे आवश्यकता है। फिर आता है एफर्मेटिव एक्शंस। कुछ हमें एफर्मेटिव एक्शंस बनाने चाहिए जो टारगेट करते हैं कि जो हमारी हिस्टोरिकल डिस्पैरिटीज़ हैं, ensuring दैट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है। अगर हिस्ट्री में एक मान लो कोई कम्युनिटी पीछे रह गई थी, तो अब वो पीछे ही नहीं रहनी चाहिए, हमें उसको इक्वल लेके आना चाहिए। यहाँ पे हम चाहे तो उसको रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है, उनके लिए सीट एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें प्रोवाइड करानी है। सो अधिकार आधारित मॉडल के रूप में जो हमें समावेशी शिक्षा को देखा, वो इसलिए देखा है कि एक गैर भेदभाव पूर्ण जो पूरी हमारी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। कानूनी ढांचा है वो हमारा अच्छा होना चाहिए कि जो हमें शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया है ना सबके लिए, शिक्षा का समानता का अधिकार, उसकी हम रक्षा भी कर सके यहाँ पे, कि कोई विकलांग है, लिंग है, किसी की जाति अलग है, इनके बेसिस पे किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो सके। तीसरा हमारा सकारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए हमें, ठीक है, कि जो पहले हिस्ट्री में अगर मान लो कोई पिछड़ी जाति थी, जनजाति थी, तो उसकी जो असमानताएं हैं उनको दूर किया जा सके, ठीक है। लाइक सकारात्मक कार्रवाई और लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करने से जो ऐतिहासिक असमानताएं, ठीक है, जो हमारे इतिहास में असमानताएं रही हैं हमारी पास्ट लाइफ में, ठीक है, पास्ट में कि किसी जाति को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, किसी जेंडर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, तो उन सबको हम यहाँ पे इक्वल कर सके, ठीक है। फिर आ जाता है राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, हम सबको क्या है, एक क्वालिटी एजुकेशन का राइट है, मौलिक अधिकार है। तो हमारे क्यूरिकुलम में क्या अडोप्टेशंस होनी चाहिए, तो एक इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, अडेप्टिंग क्यूरिकुलम कंटेंट, टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज टू अकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग नीड्स। तो हमें क्या करना है, हमारे टीचिंग मेथड्स अच्छे होने चाहिए, हमारी असेसमेंट की स्ट्रेटजीज नहीं होनी चाहिए, डेवलप्ड होनी चाहिए, ठीक है, और जो क्यूरिकुलम का कंटेंट है वो हमारा टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, एक नया कंटेंट होना चाहिए जिसकी नीड है आने वाले टाइम में। दिस इंश्योर्स दैट क्वालिटी एजुकेशन इज मेंटेन्ड फॉर एवरी स्टूडेंट। तो इनसे क्या होता है, इंश्योर होता है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, कि उनकी असेसमेंट प्रॉपर हो रही है, उनको हम टीचिंग अच्छी दे रहे हैं, उनका एक कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है, तो क्या होगा वहाँ पे एक क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चे को दे सकते हैं। फिर आ जाएगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्या करना है हमें, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एजुकेटर, ठीक है, एजुकेटर को यहाँ पे डेवलप करना है, उनको इक्विप करना है जो भी स्किल्स उनको चाहिए हैं एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो हमें प्रोफेशनल्स की डेवलपमेंट पे यहाँ पे ध्यान देना है कि हम उनको कैसे इक्विप कर सकते हैं अच्छे स्किल्स के साथ, कि एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो सके। फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, जो एक कल्चर है हमारा कि वो अच्छे से समझ सके, एक्सेप्टेंस की वाली जो फीलिंग है बच्चों में वो आ सके, तो उसके लिए क्या है, हमें एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाहिए वहाँ के एजुकेटर्स की, ठीक है, ताकि वो अगर अच्छे से अपना मैसेज, अपना कंटेंट कन्वे कर सकेंगे तो स्टूडेंट भी वहाँ पे अच्छे से उसको समझ सकेंगे, ग्रैस्प कर सकेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है रिसोर्स अलोकेशन। सो एडुकेट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक बोथ ह्यूमन and material is essential to provide necessary support services, facilities and accommodation for students with diverse needs। जो मतलब सभी की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, तो वहाँ पे एक एलोकेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि जो बोथ ह्यूमन नीड्स हैं या कोई मटेरियलिस्टिक नीड है, ठीक है, जैसे ह्यूमन नीड्स होगी कि भाई एक अच्छी क्वालिटी कंटेंट देने वाला हमें एजुकेटर चाहिए, ठीक है, फिर ह्यूमन नीड्स होगी, फिर ह्यूमन से ही कंप्लीट होगी। मटेरियल नीड्स होगी, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से बेंचेस होने चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, चॉक्स होने चाहिए। तो ये सारी जो नीड्स है वो अलोकेट होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की जो है डाइवर्स नीड्स है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हमें करानी है तो उसका सारा सामान वहाँ पर होने चाहिए, सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो जो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है वो सभी बच्चों के पास होना चाहिए। उनकी पाठ्यचर्या अनुकूलन होना चाहिए, ठीक है, जो उनकी आवश्यकताओं की समायोजित कर सके। उनकी पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण की जो विधियाँ है या मूल्यांकन करने की जो रणनीतियाँ हैं
वो अच्छे से डेवलप होने चाहिए नए तरीके से, ठीक है। व्यावसायिक विकास वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, शिक्षकों का, कि जो शिक्षक है वो अपने वातावरण को कैसे बना सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, वहाँ की स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, ऐसे कौशल, ऐसे स्किल्स उनमें डालने चाहिए। संसाधन का आवंटन होना चाहिए कि कोई भी संसाधन अगर चाहिए है स्कूल में जो छात्रों की आवश्यकताओं के लिए है, ठीक है, तो उनको हम प्रदान कर सके, जो जो भी सुविधाएं हैं और आवास है उनको प्रदान कर सके, चाहे वो मानव हो या भौतिक, दोनों टाइप के ही संसाधन का आवंटन होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, कि हम उनको प्रोवाइड कर सके जब भी उनको नीड हो। रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स विद इन द लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, जो राइट्स हैं हमारे उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट में। सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। स्कूल मस्ट क्रिएट अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट दैट रिस्पेक्ट्स एंड राइट्स ऑफ एवरी लर्नर, ठीक है, जहाँ पे सभी जो लर्नर है स्टूडेंट्स को एक रिस्पेक्टफुल मैनर में टीच किया जाए। दिस इंक्लूड्स प्रिवेंटिंग बुलिंग, वहाँ पे कोई भी बुलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस, एक एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग होनी चाहिए सबके अंदर, ठीक है, कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को। एंड एड्रेसिंग एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, और अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो तो वहाँ पे एड्रेस करके उसको क्लियर करना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसके लर्निंग एनवायरनमेंट पे वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इन्वॉल्व करती है कि बच्चे का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट होनी चाहिए इन द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, कि वो एक्टिव तरीके से सीखना चाहिए उसको अपने सभी कामों को। दिस रिक्वायर्स कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड्स, ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड्स चाहिए, पीयर सपोर्ट्स चाहिए, और एक डिसीजन मेकिंग जो है क्वालिटी बच्चे की वो यहाँ पे डेवलप होनी चाहिए, तभी वो क्या है एक इंक्लूसिव एजुकेशन खुद ले सकते हैं और जो टीचर है एक इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कैसे होती है, तो हमें इंश्योर करना है कि जो पेरेंट्स हैं या केयर गिवर्स हैं वो इनकी एजुकेशन की जो जर्नी है उसको एक अच्छी हॉलिस्टिक अप्रोच से इंक्लूसिव एजुकेशन की, ठीक है, उनके स्किल्स को अच्छे से बिल्डअप करने में उनकी हेल्प करे वो जो पेरेंट्स हैं। तो शिक्षा के माहौल में अधिकारों का सम्मान कैसे, सुरक्षित और एक सहायक वातावरण हम उनको स्कूल में प्रोवाइड करेंगे। उनकी जो भागीदारी है और जुड़ाव है, ठीक है, वो हम वहाँ पे दिखाएंगे कि उनका पार्टिसिपेशन एक्टिव होना चाहिए, वो साथियों के समर्थन उनको मिलना चाहिए, ठीक है, एक सहयोगात्मक शिक्षण विधियाँ वहाँ पे लागू होनी चाहिए, निर्णय लेने में भागीदारी, मतलब उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये क्या किस पर फोकस करती है, एक सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए बच्चों की, ठीक है, एक जुड़ाव होना चाहिए आपस में, ठीक है, माता पिता की भागीदारी होनी चाहिए, देखना चाहिए कि जो माता पिता है कोई भी देखभाल करने वाला है वो सुनिश्चित करे कि वो हमारी एजुकेशन में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रखता है यहाँ पे, ठीक है, समग्र दृष्टिकोण जो है उसमें वो योगदान देता है। सो एब्सोल्युटली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंक्लूसिव इन एजुकेशन एक्सटेंड्स बियॉन्ड अ मेयर फिजिकल प्रेजेंस इन क्लासरूम, ठीक है। सो ये जो इंक्लूसिविटी है वो हमें चाहिए, ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस एनवायरनमेंट, फिजिकल प्रेजेंस वाला हमें क्लासरूम नहीं चाहिए, उसमें एक इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी वहाँ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ठीक है होता है ना हमारी फिजिकल प्रेजेंस जहाँ पे होती है, कई बार होता है हमारी मेंटल प्रेजेंस वहाँ पे नहीं, हम बैठे तो यहाँ लेकिन हमारे थिंकिंग प्रोसेस, हमारा थॉट्स कुछ और चल रहे हैं, ठीक है, तो वो हम एजुकेशन वो नॉलेज प्रॉपर गेन नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ मूव ऑन करना है। इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट एड्रेसेस पॉलिसीज़, ठीक है, स्ट्रेटजीज, उसमें बहुत सारी हमारी अप्रोचेज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, हम कैसी पॉलिसीज़ वहाँ पे लाते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, किस टाइप की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। अगर टीचर ही इतने अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, तो बच्चे तो माइंड वहाँ पे प्रेजेंट होगा, एंड द ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट, तो वो सब वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। दिस अप्रोच इज रूटेड ऑन द बिहाफ दैट एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एक्सेस एजुकेशन, कि सभी के पास है राइट कि वो एजुकेशन को एक्सेस करे, एक क्वालिटी एजुकेशन ले, एंड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट विद इन द लर्निंग एनवायरनमेंट, और जो एक लर्निंग एनवायरनमेंट में उनको एक रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए, ठीक है। A broad strategic commitment across the government is essential to create an inclusive environment that upholds the right of all children, including those with disabilities. कि अगर किसी कोई स्टूडेंट है जो डिसेबिलिटी वाला है उसको भी यहाँ पे इक्वल राइट्स दिए जाए और अपहोल्ड किया जाए उनके राइट्स को, राइट, सभी जो बच्चे हैं उनके सभी अधिकारों का सम्मान हो यहाँ पे, ठीक है। ऐसी एक कम्युनिटी हमें बनानी है, ऐसा एक लर्निंग एनवायरनमेंट हमें क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर बच्चों को प्रोवाइड कराना है, ठीक है।
ठीक है। तो जो बिल्कुल जो समावेशी शिक्षा हमें क्लास में देनी है कि महज भौतिक उपस्थिति से आगे है ये, ठीक है। भौतिक हम कि बस मैं बैठा हूँ यहाँ हूँ, थिंकिंग अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं सोच भी उसी के बारे में रहा हूँ जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मैं उसके बारे में डीप थिंकिंग कर रहा हूँ। तो एक ऐसी इंक्लूसिव समावेश की समझ कक्षाओं में होनी चाहिए। इसमें व्यापक दृष्टिकोण शामिल है, जैसे जो नीतियाँ हैं, रणनीतियाँ हैं, शिक्षा की गुणवत्ता है और समग्र सीखने का माहौल वहाँ पर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यह दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का और सीखने का माहौल, ठीक है, उसमें सम्मान अधिकार के साथ व्यवहार करने का अधिकार है, ठीक है, कि वो सब इक्वली बिहेव कर सकते हैं वहाँ पे और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। जो विकलांग बच्चे हैं यहाँ तक कि सबको एक सेम अपहोल्ड देना चाहिए उनकी एजुकेशन में, सबको रिस्पेक्टफुल मैनर में पढ़ाना चाहिए। सो गवर्नमेंट वाइड मेजर्स क्या है यहाँ पे, पॉलिटिकल विल एंड गुड गवर्नमेंट्स वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। सो द कमिटमेंट ऑफ पॉलिटिकल विल एंड गुड गवर्नमेंट इज असेंशियल टू ड्राइव पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। अगर हमारी गवर्नमेंट ही ध्यान देगी एजुकेशन पॉलिसीज़ पे तो वो एक पॉजिटिव चेंज वहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो अच्छी कमिटमेंट होनी चाहिए इन एजुकेशन सिस्टम। जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं एजुकेशन की, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, विद इन एनी एजुकेशन मिनिस्ट्रीज हेल्प इंटीग्रेट देयर प्रोविजंस टू एलिमिनेट सेग्रीगेशन। तो वहाँ पे सेग्रीगेशन को एलिमिनेट करना चाहिए, ठीक है। उन बच्चों को जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको भी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छे, ठीक है, एक लर्निंग एनवायरनमेंट हमें रेगुलर स्कूल्स में देना चाहिए। एंडिंग इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वाली जो फीलिंग है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर टू कम्युनिटी बेस्ड केयर फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर है उसको एक हम कम्युनिटी बेस्ड केयर है जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, उसमें हम उन इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफॉर्म कर सके कि वो एक कम्युनिटी की तरह वहाँ पे बिहेव करे किसी डिसेबल्ड स्टूडेंट के साथ, राइट, कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, उसकी जैसी कम्युनिटी है उसको अपनेपन की वहाँ पे फीलिंग आनी चाहिए। तो सरकारी व्यापी उपाय क्या है, एक तो जो राजनीतिक इच्छा और सुशासन है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे अच्छे नियम नीतियाँ लागू करे वहाँ पर। सरकारी संरचनाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कि जो वहाँ के मंत्रालय हैं उनके भीतर जो विकलांग बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी है उनका जो प्रावधान है उसका अलगाव को ख़त्म कर सके। मतलब ऐसा ना हो कि नॉर्मल बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन पॉलिसीज और विकलांग के लिए नहीं, तो दोनों के लिए इक्वल यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो ऐसी सरकारी संरचनाएं हमारी होना चाहिए। स्थागतकरण को यहाँ पे समाप्त करना चाहिए हमें, जैसे विकलांग बच्चों के लिए स्थागत देखभाल से समुदाय आधारित देखभाल में प्रतिबंध करने की प्रतिबद्धता लेनी चाहिए कि एक जो स्थागत देखभाल है उससे एक जो समुदाय आधारित देखभाल वहाँ पर होती है, जो कम्युनिटी वाली प्रोटेक्शन उनको मिलती है, ठीक है, देखभाल वहाँ पे मिलती है, तो वहाँ की तरह हमें स्थानांतरण करना चाहिए। मतलब हमें इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ मूव करने वाली नीतियाँ चाहिए। फिर आ जाता है फाइनेंसिंग। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज क्रूशल फॉर सिस्टम रिफॉर्म विद द एक्नॉलेजमेंट दैट इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ कोस्ट इफेक्टिव अप्रोच इन द लॉन्ग टर्म। तो जो फाइनेंस हमारे प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, उसमें एक फाइनेंसिस को तो नीड है ही, ठीक है, तो वो हमारे अच्छे होने चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन होना चाहिए, हमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसी लॉज होनी चाहिए जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करे। पार्टनरशिप और पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है, विद फैमिलीज़, चिल्ड्रंस या जो NGOs है, DPOs हैं और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, ठीक है, तो उनके साथ हम यहाँ पर पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है। जो गैर सरकारी संगठन हो गए, NGOs हो गए जो हेल्प करते हैं लोगों की, DPO, तो उनके साथ जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए, वित्त पोषक, मतलब जो सिस्टम है उसके लिए जो वित्तीय सहायता, जो फाइनेंसिंग है उसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो साझेदारी है और वो भागीदारी है वो हमें शेयर करनी चाहिए, ठीक है। हम जैसे बच्चों के परिवार, ठीक है, जो गैर सरकारी संगठन है, DPO है या कोई भी जो हितधारक है उसके साथ एक साझेदारी में हम यहाँ पर निवेश कर सकते हैं।
द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, एक होता है फिर इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट, ठीक है। तो इंश्योर करना है हमें कि जो इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट है डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स को वो वहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है, कि व्यक्तिगत समर्थन उनके लिए सुनिश्चित होना चाहिए। फिर आ जाता है इंक्लूसिव क्यूरिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स, तो जो पाठ्यक्रम है हमारे ठीक है, जो क्यूरिकुलम है उसको डेवलप करना चाहिए, टीचिंग मेथड्स जो हैं, ठीक है, उनको और ज़्यादा स्किल बनाना चाहिए, और जो असेसमेंट अप्रोचेस है दैट आर इंक्लूसिव एंड राइट बेस्ड, ठीक है। तो जो है वो राइट बेस्ड मॉडल पे हमें जो है एक इंक्लूसिव स्टडी वाली अप्रोच वहाँ पर लेके जानी है। तो क्या है जो समावेशी पाठ्यक्रम है, तो यहाँ पे ऐसे पाठ्यक्रम, शिक्षा विधियाँ और मूल्यांकन दृष्टिकोण हमें विकसित करने चाहिए जो समावेशी और एक अधिकार आधारित हो, ठीक है, कि उनका भी राइट है भाई इक्वल एजुकेशन का, और उनको एक प्रॉपर एजुकेशन मिल भी रही है, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है चाहे वो पर्सन विदाउट डिसेबिलिटीज़ है। सो टीचिंग की ट्रेनिंग पे हम ध्यान देंगे कि टीचर ही अच्छे से ट्रेंड हो तो वो प्रॉपर एजुकेशन दे पाएंगे, ठीक है। सो शिक्षक का प्रशिक्षण देखेंगे हम यहाँ पर। रिसोर्सेज फॉर स्पेशलिस्ट सपोर्ट, ठीक है, अगर कोई स्पेशलिस्ट सपोर्ट चाहिए है किसी स्कूल को तो हम उसके लिए रिसोर्सेज को इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट, हमें टीचर सेंटर्ड एनवायरनमेंट नहीं चाहिए स्कूल में, चाइल्ड सेंटर्ड चाहिए, जिसमें चाइल्ड को सेंटर मान के हम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसको कैसे एक्नॉलेज कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो विशेष सहायता के लिए संसाधन होने चाहिए और बाल केंद्रित वातावरण हमारा एक होना चाहिए। रिसोर्स अलोकेशन होनी चाहिए, ठीक है। वाइल रिसोर्स लिमिटेशन एग्जिस्ट, रिसोर्स की लिमिटेशन तो होती ही है, बट हमें फिर भी क्या है एक पॉजिटिव अलोकेशन वहाँ पर लेना चाहिए। सजेस्ट दैट इंक्लूसिव एजुकेशन इज कोस्ट इफेक्टिव मानी गई है हमारी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, प्रोवाइडिंग पॉजिटिव आउटकम्स फॉर बोथ चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़, क्योंकि इसमें जो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, चाहे वो पर्सन डिसेबिलिटीज़ के साथ है या वो डिसेबिलिटीज़ के बगैर वहाँ पे हैं, तो उन सभी को एक क्वालिटी और इक्वल एजुकेशन दी जाती है। इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी इंक्लूसिव एजुकेशन कैन रिड्यूस लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी, तो अगर हम एक इंक्लूसिव एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे ना तो जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी होती है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। एंड एनहेंस द इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, और वो जो इंडिविजुअल्स की इकोनॉमिक कैपेसिटी है इसको भी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि मान लो अगर कोई डिसेबल स्टूडेंट ही था, अगर उसको अच्छे से स्किल मिली है तो वो एक इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जी सकता है, उसकी एम्प्लॉयमेंट उसको मिल जाएगी, ठीक है, वो अपना काम कर सकता है खुद का। सो दीज मेजर्स कलेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट टू बिल्डिंग एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, तो जो हमने सारे पढ़े, ठीक है, रिसोर्स अलोकेशंस हो गई, टीचर की लर्निंग मेथड्स को डेवलप करना हो गया, तो ये सब एक इंक्लूसिव एजुकेशन को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए है। दैट नॉट ओनली रिस्पेक्ट्स द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ बट ऑल्सो इंश्योर अ हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे क्या ये खाली ऐसा नहीं है कि बस ये खाली रिस्पेक्ट करते हैं डिसेबल स्टूडेंट्स की, ठीक है, विकलांग छात्रों की, बट उसके साथ साथ क्या करते हैं उनको एक स्टैंडर्ड एजुकेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो संसाधनों का जो आवंटन है वो अच्छे से होना चाहिए। हालांकि संसाधन की सीमाएं तो मौजूद है, हम ये तो नहीं बोल सकते कि बिल्कुल 100% हमें यहाँ पर जो संसाधन का मिलने चाहिए, बट जितने हद तक भी हम उनको जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उनको गेन कर सके, ऐसा एक आवंटन वहाँ पर होना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये है जो न केवल विकलांग, ठीक है, बल्कि जो समान बच्चे हैं उनके अधिकारों की भी यहाँ पर रक्षा होती है, और उनको एक उच्च मानक की शिक्षा यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है व्यक्तियों की आर्थिक क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि कोई विकलांग भी उसको एक प्रॉपर एजुकेशन मिली है तो वो अपनी एक एम्प्लॉयमेंट उसकी हो जाती है, उसको नौकरी मिल जाती है, अपना कोई कार्य वो कर लेता है और वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। तो जो दीर्घकालीन निर्भरता है हमारी, जो अगर एक डिसेबल पर्सन है हमने उसको अब नहीं पढ़ाया तो पूरी लाइफ हम पर डिपेंड है कि ठीक है हमें उसको करके देना है, लेकिन अगर वो अच्छे से पढ़ गया, अपनी एजुकेशन उसने ले ली, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, कि वो अपने खुद से काम कर सकता है, अपने खुद से अपनी अर्निंग कर सकता है, एक अर्निंग हैंड वो अपना खुद का बन सकता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इंक्लूसिव एंड स्पेशल स्कूल्स यहाँ पर देख लेते हैं। सो इंक्लूसिव एजुकेशन रिप्रेजेंट करती है एक पैराडिगम शिफ्ट का, जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल से क्यों एम्फसाइज करती है कि हम एक्सेप्टेंस जो अकोमोडेशन है चिल्ड्रंस की उन पर ध्यान दें रिगार्डलेस ऑफ द डाइवर्स एबिलिटीज़ एंड बैकग्राउंड, ठीक है, कि हमें उनके बैकग्राउंड या डाइवर्स एबिलिटीज़ डिसेबिलिटीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए,
हमें देखना चाहिए कि उनका एक्सेप्टेंस रेट कितना है, कैसे वो अकोमोडेट कर रहे हैं. सो इट फोकस ऑन क्रिएटिंग अ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी क्रिएट करने पर वहाँ पे वो फोकस करते हैं. कैपेबल ऑफ इफेक्टिवली एडुकेटिंग एवरी स्टूडेंट, ताकि वो हर स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली एडुकेट कर सके, एक्नॉलेज कर सके, और जो उनके डिफरेंसेस हैं उनमें रिस्पेक्ट वाली फीलिंग होनी चाहिए. जैसे एज है, जेंडर है, एथेंटिसिटी है, लैंग्वेज है, डिसेबिलिटी है, कोई भी फैक्टर है, तो वहाँ पे एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए. वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इनके बेस पर नहीं होना चाहिए. द की प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूड रिकॉग्नाइजेशन दैट ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, ठीक है, रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, adapting educational structures and methodologies to meet the needs of every child, promoting inclusivity in society and embracing a dynamic and evolving process. तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो स्कूल स्टूडेंट्स है वो ऐसे स्कूल्स में जो ऐसा एजुकेशनल स्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप होना चाहिए कि जो वहाँ की डाइवर्सिटी है उसके लिए हमारे एक बार रिस्पेक्ट की फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए कि हर डाइवर्सिटी में अपनी कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, जो मेथडोलॉजीज होती हैं, किसी चाइल्ड की नीड होती है, तो उन पर ध्यान देती है इंक्लूसिव एजुकेशन. ठीक है, तो इसीलिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन हमें सोसाइटी में प्रमोट करनी चाहिए, एम्ब्रेसिंग अ डायनेमिक एंड इवॉल्विंग प्रोसेस, क्योंकि ये एक डायनेमिक और इवॉल्विंग प्रोसेस हो जाती है अगर हम इसे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की तरफ से देखें. द बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन आर एक्सटेंसिव. इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी and exclusion, enable disabled children to stay within their families and communities, enhance the overall quality of education for everyone, combat discrimination and foster broader inclusion in society. तो अगर ये इंक्लूसिव सोसाइटी हमें इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों को मिलेगी स्पेशल स्कूल्स में, तो वहाँ पे क्या है, वो जो डिसेबल बच्चे हैं वो एक अपनी फैमिलीज़ में रह सकते हैं, अपनी कम्युनिटीज़ में रह सकते हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर मिल सकती है. जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको वो कॉम्बैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और एक ब्रॉडर जो इंक्लूजन वाली सोसाइटी उनकी डेवलप हो सकती है अगर उनको उनकी एजुकेशन प्रॉपर मिल जाए, वो खुद पे इंडिपेंडेंट अगर बन जाए स्पेशल चिल्ड्रंस जो होते हैं. तो समावेशी और विशेष विद्यालय की संपूरकता पर यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे. तो हमने देखा कि समावेशी शिक्षा सभी बच्चों की विविध क्षमताओं और पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उनकी स्वीकृति और समायोजन पर जोर देकर जो प्रारंभिक शिक्षा मॉडल से एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है. कि हमें पारंपरिक शिक्षा मॉडल से नीचे उसमें एक जो आदर्श बदलाव, मतलब जो अच्छे के लिए बदलाव है, वो हमें करने चाहिए. यह प्रत्येक छात्र को प्रभावी ढंग से शिक्षित करने, उसकी उम्र, लिंग, जातीयता, भाषा, विकलांगता और अन्य कारकों में अंतर को स्वीकार करने और सम्मान करने में सक्षम बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है कि वो ऐसे प्रूव कर सके कि जो सभी बच्चे हैं उनमें जो उम्र, लिंग, जातीय, भाषा या कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो उसके तरफ उनकी एक रिस्पेक्ट, सम्मान वाली भावना होना चाहिए. ऐसे हीन भावना किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए. समावेशी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत में यह पहचानना कि सभी बच्चे सीख सकते हैं. इंक्लूसिव एजुकेशन बताती है कि हमें ये नहीं है कि डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे सीख नहीं सकते, हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं. हमें जो विविधता है उसका सम्मान करना है और प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत को पूरा करने पर यहाँ पर जोर देना है. तो समाज में समावेशिता को बढ़ावा देने और एक गतिशील और विकासशील प्रक्रिया को हमें अपनाना चाहिए. जो हमारे विद्यालय हैं, विशेष शिक्षा के लिए विद्यालय जो दिए गए हैं, तो समावेशी शिक्षा के लाभ व्यापक हैं. यह गरीबी और जो बहिष्कार का चक्र है उसे तोड़ने की क्षमता रखते हैं. ठीक है, अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, या कोई गरीब फैमिलीज में कोई बच्चे, उनको अगर एजुकेशन प्रॉपर मिल गई तो वो इन बाउंड्रीज को, जो गरीबी है या उनका कोई बहिष्कार हो रहा है, तो उसका चक्र को वो तोड़ सकते हैं. ठीक है, तो विकलांग बच्चे अपने परिवार और अपने समुदाय में भीतर रहने में सक्षम हो जाते हैं. ठीक है, उनको अलग से कहीं नहीं रहना पड़ता कि वो पूरी थ्रू आउट द लाइफ किसी पर डिपेंड है. ठीक है, तो वो एक इंडिपेंडेंट बन सकते हैं कि उनको एजुकेशन अच्छे से मिल जाए. और जो भेदभाव उनको मिलता है, ठीक है, वो कम तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसका मुकाबला करने में भी सीख जाते हैं. उनकी एक मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पे बिल्डअप हो जाती है. ठीक है, और समाज में व्यापक समावेशन को वो बढ़ावा दे देते हैं यहाँ पर. सो the issue of whether children with disabilities should attend special schools or mainstream schools is complex one
कॉम्प्लेक्स वन एंड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। तो हम अगर हम सोचते हैं कि कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको रेगुलर स्कूल में जाना चाहिए या स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए, तो वो थोड़ा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया ये। तो इंक्लूसिव एजुकेशन विच इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज into regular mainstream schools is often seen a more progressive and equitable approach। तो हमें ऐसे स्कूल्स जहाँ पे एक इंक्लूसिव एजुकेशन फॉलो हो रही हो, ठीक है, जहाँ पे सभी बच्चों को समानता का अधिकार हो, तो हम उनकी अप्रोच ज़्यादा अच्छे से करेंगे कि वहीं पर बच्चे जाने चाहिए। हाउएवर स्पेशल स्कूल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। बल्कि हालांकि जो स्कूल्स हैं डिसेबिलिटीज़ वाले स्पेशल स्कूल्स हैं, तो वो ऐसे बनाए गए हैं कि जो डिसेबल लोगों को चैलेंजेस होते हैं उनको ओवरकम करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो ये मुद्दा तो जटिल है कि हम विकलांग बच्चों को मुख्य धारा स्कूल में भेजें या विशेष स्कूलों में भेजें, लेकिन जो समावेशी शिक्षा अगर कहीं पर मिलती है तो हमें विकलांग बच्चों को नियमित मुख्य धारा के स्कूल में भी शामिल हम कर सकते हैं, जो अक्सर प्रगतिशील और न्याय संगत दृष्टिकोण रूप में हम देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर सभी एक प्रगति करती हैं, डेवलपमेंट है सबकी इक्वल लेवल पे होती है। हालांकि जो विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं या चुनौतियां हैं उनका जो समाधान करने के लिए है तो जो विशेष विद्यालय यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। सो हियर आर सम पॉइंट्स टू कंसिडर। एडवांटेजेस क्या है हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स की, अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन वहाँ पे दे दें तो सोशल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग नहीं रहेगा कि डिसेबल्ड लोग हैं वो अलग से स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, जिनको फिजिकली या मेंटली कोई डिसेबिलिटी नहीं है वो अलग स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सोशल इंटीग्रेशन यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अगर वो साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में एजुकेशन ले रहे हैं, डेवलपिंग हो रही है उनकी, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ पर उनको इक्वल मिलेगी। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट उनकी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, अब उनको ये कम्युनिटी नहीं मिल रही है कि वो डिसेबल्ड होंगे तो खाली एक डिसेबल्ड वाली कम्युनिटी उनको मिल रही है, तो उनको भी एक इक्वल कम्युनिटी वहाँ पर मिल रही है, उनको कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जो मुख्य धारा स्कूल में क्या क्या था, एक सामाजिक एकीकरण वहाँ पर हो जाएगा, सामान्य अवसर उनको मिलेंगे और जो उनकी सामुदायिक भागीदारी है वो वहाँ पर अच्छे से हो सकती है। और जो स्पेशल स्कूल्स की एडवांटेजेस देखे वो हमने देखा, जो हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, अगर हम स्पेशल स्कूल्स की यहाँ पे भागीदारी देखें तो इसमें क्या हो जाता है कि एक स्पेशलाइज्ड सपोर्ट मिल जाता है कि जो प्रॉपर ये बच्चे की स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग ही बनाए हुए हैं, तो जो स्पेशल नीड होती है बच्चों की वो यहाँ पर पूरी होती है, वो हमारी मेन स्ट्रीम स्कूल्स में पूरी नहीं होती इतनी, क्योंकि वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती जो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर स्पेशल स्कूल्स में होती है। पीयर का सपोर्ट वहाँ पे क्या होता है, साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं वो स्पेशल बच्चे नहीं होते, ठीक है, तो उन नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही हमें दिखाना होता है। तो जो पीयर सपोर्ट है एक स्पेशल स्कूल में, वो एक चिल्ड्रन विद सिमिलर डिसेबिलिटीज़ कैन प्रोवाइड ईच अदर पीयर सपोर्ट। तो अगर एक पर्सन को वही डिसेबिलिटी है दूसरे को, तो वो एक सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। जो मेन स्ट्रीम स्कूल में एक बच्चा तो एबल्ड है, ठीक है, और जो दूसरे को डिसेबिलिटी है तो वो वहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो वहाँ पर एक दूसरे को, ठीक है, कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो अगर उस बिहाफ पे हम देखें तो यहाँ पर स्पेशल स्कूल ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट कर देते हैं कि जो स्पेशल चाइल्ड है उनको स्पेशल स्कूल्स में जाना चाहिए। दिस शेयर्ड एक्सपीरियंस कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। तो जो अगर हमारा शेयरिंग वाला एक्सपीरियंस अच्छा है क्लास में, ठीक है, किसी ने मुझे सिखाया, तो वो एक कम्युनिटी वाली फीलिंग हमारे अंदर डेवलप करता है। वहीं अगर हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, अलग दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, जो कम्युनिटी वाली फीलिंग है वहाँ पे वो लैक कर जाती है हमारी मेन स्ट्रीम स्कूल्स में। फिर आ जाता है एक्सपर्टीज। सो टीचर इन स्पेशल स्कूल्स आर ऑफन एक्सपर्टीज इन एड्रेसिंग द यूनिक चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द स्पेशल डिसेबिलिटीज। दिस एक्सपर्टीज कैन बी वैल्यूएबल इन प्रोवाइडिंग टारगेटेड सपोर्ट। तो एक्सपर्टीज यहाँ पे हमें मिल जाती है स्पेशल, अगर स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पे स्पेशल टीचर्स ही मिलते हैं हमें, जिनके पास एबिलिटीज़ होती हैं कि वो कैसे डील करेंगे स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ को, ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर उसी चीज़ की ट्रेनिंग मिल जाती है। तो दिस एक्सपर्टीज़ कैन बी वैल्यूएबल बाय प्रोवाइडिंग अ टारगेटेड सपोर्ट। तो ये एक्सपर्टीज़ यहाँ पर वैल्यूएबल हो जाती है क्योंकि वो एक टारगेटेड सपोर्ट को, ठीक है, उनको पता है कि हमें किस चीज़ पर काम करना, तो एक टारगेट पे ही वो सीधा काम करते हैं यहाँ पर। तो अगर विशेष विद्यालयों का लाभ देखे जाए तो ये भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर विशिष्ट सहायताएं मिल जाती हैं जो विशिष्ट बच्चों को विशेष चाहिए होती है। साथियों का समर्थन मिल जाता है कि मुझे भी ये डिसेबिलिटी है और जो साथी है उसको भी डिसेबिलिटी है, तो हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो मेरी हेल्प कर सकता है। अगर वो उस डिसेबिलिटी के साथ
उस बच्चे को वो चीज़ें जल्दी से समझ में आ रही तो वो मुझे हेल्प कर सकता है कि मैं उस चीज़ को उसके वे में जल्दी कैसे सीख सकती हूँ। विशेषज्ञता यहाँ पर हो जाती है, जो टीचर हैं, ठीक है, उनको पता होता है कि भाई कौन सी प्रॉब्लम है और उसको कैसे टैकल करना है स्पेसिफिकली। कंसिडरेशंस फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग की कंसिडरेशन में क्या पहली चीज़ जो होती है, एक इंडिविजुअल नीड होती है। सो द डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल नीड्स, जो इंडिविजुअल की नीड्स पे बेस्ड होने चाहिए सारे डिसीजन हमारे, ठीक है, और जो प्रेफरेंस है हमारी किस पर होनी चाहिए, चाइल्ड पर होनी चाहिए। सम चिल्ड्रन मे थ्राइव इन अ मेन स्ट्रीम सेटिंग वाइल अदर्स मे बेनिफिट फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड सपोर्ट ऑफर्ड इन स्पेशल स्कूल्स। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सभी जो है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशल स्कूल में ही भेजना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उस इंडिविजुअल की नीड कैसी है, क्या वो मेन स्ट्रीम स्कूल में अच्छा कर सकता है, ठीक है, या वो स्पेशल स्कूल में जाके ही वो अच्छा बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, इंडिविजुअल की नीड पर फोकस करना है कि उसकी नीड्स क्या है, क्या वो उसकी इतनी विशिष्ट नीड है, इतनी विशेष नीड्स है, उनकी आवश्यकता है कि वो विशेष स्कूल में ही जाकर पूरी हो सकती है। अगर नहीं तो वो एक मेन स्ट्रीम स्कूल में भी अच्छे से अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कैसी है, ठीक है, हमारे पास टीचर्स कैसे, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज कैसी है, सपोर्ट कैसा दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो बच्चों को यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्रिएट कर देती हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन अगर हमारी मेन स्ट्रीम स्कूल्स में ही अच्छे से हो रही है और वहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ है, सपोर्ट सर्विसेज है वहाँ पर, ठीक है, टीचर अच्छे हैं, उनकी स्ट्रेटजीज अच्छी हैं, तो एक रिसोर्स अवेलेबिलिटी वाली फीलिंग को भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। फिर आ जाता है कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कैसी है। सो द प्रेफरेंसेस एंड कंफर्ट लेवल ऑफ पेरेंट्स और गार्डियंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कि यहाँ पे जो गार्डियंस हैं, ठीक है, जो डिसेबल्ड लोगों के, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो किस लेवल का कंफर्ट चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में एक अहम भूमिका निभाते हैं कि इंडिविजुअल की नीड क्या है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है, क्या स्कूल में प्रॉपर इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक है, और पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट क्या है, कि पेरेंट्स क्या प्रेफर करते हैं कि हमें अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजना है। तो डिसीजन मेकिंग के टाइम पे कि हमें बच्चे को मेन स्ट्रीम में भेजना है या स्पेशल स्कूल में भेजना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिफरेंट वैल्यूएबल हैं। सो निर्णय के लिए क्या हमने देखा भी कि व्यक्तिगत ज़रूरतों देखने चाहिए हमें कि बच्चों को ज़रूरतें क्या हैं। अगर इतनी स्पेशल उनकी ज़रूरतें हैं कि जो स्पेशल स्कूल में ही पूरी हो सकती हैं, ठीक है, तो उनको वहाँ भेजना चाहिए। लेकिन अगर उनकी जो नॉर्मल ज़रूरतें हैं, ठीक है, तो उनको हम एक जो सामान्य हमारे स्कूल है उनमें रख सकते हैं। दूसरी, संसाधन की उपलब्धता देखनी होगी हमें कि क्या हम उनको अच्छे संसाधन की उपलब्धता दे सकते हैं अपने सामान्य स्कूल में, या उनको विशेष स्कूलों में जाना पड़ेगा। तीसरा, उनके माता पिता की भागीदारी क्या है, ठीक है, वो किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना इम्पोर्टेंस होती है कि इससे उनका डिसीजन लिया जाएगा कि उनको किस स्कूल में भेजा जा सकता है। सो इन कंक्लूजन जो इंक्लूसिव एजुकेशन और मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, उनकी सभी की एडवांटेजेस और सभी के कुछ चैलेंजेस है। सो द गोल शुड बी टू प्रोवाइड एन एजुकेशन एनवायरनमेंट दैट मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ चिल्ड्रन। तो हमारा एम ऐसा है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करें कि उसकी जो डेवलपमेंट है, उसको एजुकेशन है, वो अच्छी क्वालिटी की मिल सके, ठीक है, टेकिंग इन टू अकाउंट देयर यूनिक एबिलिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स। और हमें उनकी जो यूनिक एबिलिटीज़ है या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी ध्यान में देना चाहिए। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है भाई कि जो मुख्य धारा वाले स्कूल है या विशेष स्कूल, दोनों ही समावेशी शिक्षा के अपने फायदे और चुनौतियां हैं, ठीक है। तो जो लक्ष्य इनका यही है कि जो शिक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि जो प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय क्षमताएं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी क्षमताओं को एक अधिकतम स्तर तक ऊपर लेकर जा सके, ठीक है। फिर आ जाते हैं लैंग्वेज के इश्यूज जो हमारी एजुकेशन में फोकस होते हैं। लैंग्वेज एज अ कम्युनिकेशन सिस्टम। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, कन्वेइंग फीलिंग्स और डिजायर्स एंड एक्शन। तो हमारी लैंग्वेज ही है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं अपने कोई भी इमोशंस हो गए, ठीक है। सो स्टूडेंट फेसिंग लैंग्वेज प्रॉब्लम्स में स्ट्रगल विद डिसेप्टिव लैंग्वेज एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो अगर किसी को लर्निंग में इशू है तो क्या वो ना तो समझ पाएंगे अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है, और ना वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज इश्यूज इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। तो जो सिग्निफिकेंट लैंग्वेज इशू है, मेकिंग इट हेडेड पॉलिटिकल क्वेश्चन, ठीक है, हीटेड पॉलिटिकल क्वेश्चन। तो जो लैंग्वेज का इशू है यहाँ पे एक बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेजेस इतनी है, ऑलमोस्ट 35 लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। तो हमें देखना पड़ेगा कि
स्कूल में डाइवर्सिटी होती है बच्चों की, तो किस लैंग्वेज में हम प्रेफर कर सकते हैं, अब वो लैंग्वेज टीचर को आती है या नहीं आती है। सो द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक रीजन्स एडिंग कॉम्प्लेक्सिटी टू लैंग्वेज रिलेटेड मैटर्स। तो जो हमारे लैंग्वेज रिलेटेड मैटर्स है उनमें एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है इंडिया में। तो भाषा संबंधी मुद्दे, तो भाषा ये जिससे हम संचार करते हैं अपनी भावना का, विचारों का, इच्छाओं का या अपने कार्यों का, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारा सोसाइटी में रहने के लिए, कोई भी शिक्षा है देने के लिए, लेने के लिए, ठीक है। तो जो भाषा संबंधी समस्याएं जिन छात्रों को रहती है, तो उनको ग्रहणशीलता और अभिव्यंजन दोनों में ही प्रॉब्लम फील होती है, ठीक है। ना तो वो कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते, अगर कोई उनको कुछ बताए तो वो उसको समझ भी अच्छे से नहीं पाते। तो भाषा के मुद्दे हैं क्या भारत में, कि भारत में भाषा की एक तो विविधता बहुत है, बहुत सारी लैंग्वेज, ऑलमोस्ट 35 लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। तो हमें देखना पड़ता है कि भाई इस प्रॉपर स्कूल में, प्रॉपर जिस कम्युनिटी है में हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे वो कौन सी एजुकेशन को प्रेफरेंस देते हैं, किसको अच्छे से समझ पाते हैं। क्योंकि जो देश के अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर भाषा संबंधी मामले बहुत जटिल हो जाते हैं, उनमें अलग अलग वहाँ की प्रॉपर लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। सो बैटल बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी, और इंग्लिश और हिंदी हमारी तो मेन लैंग्वेज हो जाती है। एक इंग्लिश होगी, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है ये, और हिंदी जो हमारी मातृभाषा है इंडिया की, भारत की, तो उनके बीच में एक बैटल रह जाती है। सो ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट नेशनल लीडर्स सॉट टू रिप्लेस इंग्लिश विद एन इंडियन लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज। तो जो इंडिपेंडेंस हुई तो उन्होंने नेशनल लैंग्वेज हमारी अलग बनाने की सोची इंग्लिश से। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिजोल्व दैट हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, और उसकी स्क्रिप्ट हमारी देवनागरी है। सो द डिसीजन टू अडॉप्ट हिंदी वॉज मेड डिस्पाइट ऑफ स्प्लिट विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कास्टिंग वॉट टिपिंग द बैलेंस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने सोचा कि हम इंग्लिश को नहीं बनाएंगे, इंग्लिश के अलावा हम अपनी कोई मातृभाषा बनाएंगे। तो उन्होंने हिंदी को अपनी मातृभाषा बना दिया। वेल हिंदी इज स्पोकन बाय अ लार्ज ग्रुप, इट इज फेस्ड रेजिस्टेंस एज इट इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है। ठीक है, हिंदी एक लार्ज ग्रुप यहाँ पर बोलता है, लेकिन एक मेजोरिटी इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बिकॉज वहाँ पर और सारी लैंग्वेजेस है, क्योंकि इंडिया एक रिचनेस है लैंग्वेजेस में, एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। तो हिंदी भी बोली जाती है, लेकिन इतना लार्ज भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे मिलियंस लोगों को जो है दूसरी लैंग्वेजेस है उनके क्षेत्रों के अकॉर्डिंग, उनके प्रॉपर। तो अंग्रेजी और हिंदी की भाषा के बीच में लड़ाई हुई। स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद भारतीय भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की, और उन्होंने निर्णय लिया कि जो लिपि है देवनागरी लिपि हिंदी भारत की, उसे एक हमें आधिकारिक भाषा होगी हमारे भारत की। हिंदी को अपनाने का निर्णय है जो संविधान सभा के भीतर मतभेद के बावजूद किया गया। उसमें थी मतभेद, ठीक है, अपोज कर रहे थे लोग, लेकिन स्टिल उन्होंने इसको कर दिया, इसको जो है राष्ट्रभाषा बना दिया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निर्णायक वोट ने संतुलन बिगाड़ दिया कि इक्वल वोट से दोनों साइड, और जो राजेंद्र प्रसाद ने उन्होंने वोट दे दिया कि हिंदी को यहाँ पर राष्ट्रभाषा बनाना पड़ेगा। तो हालांकि हिंदी एक बड़े समूह तरह में बोली जाती है, हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि हिंदी को बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट यहाँ पर और सारी भी बहुत लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि अगर हम देखा जाए तो कि पूरे इंडिया में एक प्रॉपर हिंदी ही है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो अन्य भाषाओं की तुलना में इसकी समृद्धि को लेकर भी वहाँ पर काफ़ी चिंताएं थी, क्योंकि इंडिया में और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस काफ़ी लंबे स्केल्स पर बोली जाती है। सो इंग्लिश लैंग्वेज एंड सदर्न इंडिया, अगर सदर्न इंडिया की बात करें, सो द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी वॉज नोटेबली इंटेंस इन द सदर्न रीजन ऑफ इंडिया वेयर इट इज़ व्यू दैट फ्रॉम द नॉर्दर्न इम्पीरियलिज्म, ठीक है। हमें जो साउथ साइड की हमारा इंडिया है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला जो रेजिस्टेंस है हिंदी को देखने के लिए वो बहुत इंटेंस था, क्योंकि वहाँ पे उनकी अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। दिस इंक्लूजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंश्योर्स द कॉन्टिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्गसाइड हिंदी समवट मॉडिफाइड द कंसर्न्स इन द साउथ। तो उन्होंने क्या बोला कि वो प्रॉपर हिंदी को अच्छे से नहीं समझ सकते, तो वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही मिक्स्ड अप्रोच में वहाँ पर चलाया जाएगा। हिंदी बीइंग द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो हिंदी है एक नॉर्थ इंडिया की वो है प्राइमरी लैंग्वेज है, क्रिएटेड अ कम्युनिकेशन चैलेंज एज मोस्ट रेजिडेंट्स इन साउथ इंडियन स्टेट्स नीदर स्पोक नॉर अंडरस्टूड हिंदी। क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स में जो इंडिया के लोग हैं, तो वो क्या ना तो समझ पाते हैं ना ही बोल पाते हिंदी को अच्छे से, क्योंकि ये जो हिंदी है एक
नॉर्दर्न इंडिया की जो है यहाँ पे मेन लैंग्वेज है। सो दिस लिंग्विस्टिक डिस्पैरिटी पोज डिफिकल्टीज फॉर साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन इंडिविजुअल्स इन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो ये जो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन है तो यहाँ के कम्युनिकेशन में ये एक बाधा बन गई है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन हिंदी बोलते हैं और उनको हिंदी अच्छे से ना बोलनी आती है ना समझनी आती है, उनकी अलग भाषा है। सो द प्रेजेंस ऑफ एजुकेटेड इंडिविजुअल्स प्रोफिशिएंट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी प्लेड अ वाइटल रोल इन ओवरकमिंग लैंग्वेज बैरियर्स। तो वहाँ पर क्या हुआ, जिन लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों आती थी ना, तो वो थोड़ा उस गैप को कम कर सकते थे, फोर्सिंग ओपन कम्युनिकेशन, क्योंकि एक इंग्लिश जो है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। तो अगर हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाएं नहीं आती तो हम इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो हिंदी एंड नॉन हिंदी स्पीकर्स इंग्लिश in particular has played a crucial role in bridging the linguistic gap between these two language communities। ठीक है, तो जो हमारी सर्दर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया की जो एक गैप है, तो वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों अगर मिलके देखें तो इंग्लिश ने जो है ज़्यादा क्रूशियल रोल वहाँ पर प्ले किया है। तो जो अंग्रेजी भाषा और दक्षिण भारत का हमने देखा कि दक्षिण भारत में ना तो हिंदी को ज़्यादा बोला जाता है, वहाँ पे हिंदी लोग समझ में नहीं पाते हैं, तो जो खिलाफ प्रतिरोध था वहाँ पे कि हिंदी को मातृभाषा बना दिया गया, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उनको संवाद में जो हिंदी में संवाद में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी। और उत्तर भारत के व्यक्ति जो है अच्छे से बोल सकते हैं हिंदी, ठीक है, तो वो जो दक्षिण भारतीय वाले नहीं बोल सकते, तो उनके एक बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता था। जो दक्षिण और उत्तरीय भारतीय थे उनके बीच में कम्युनिकेशन का गैप हो गया था यहाँ पे। तो जो इंग्लिश है यहाँ पे अंग्रेजी ने इन दो समुदाय के बीच के अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है इंग्लिश, तो वो ज़्यादातर लोग सीख लेते हैं ताकि उनको जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं इनका कोई फर्क ना पड़े, वो अपना कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में कर सके। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल रिकॉग्नाइज्ड 13 अदर लैंग्वेजेस। तो क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो 13 और लैंग्वेजेस थी इंडिया की उनको रिकॉग्नाइज किया, उनको आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया, बिसाइड्स हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, उनको भी उन्होंने नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया। सिंस द अडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल अदर लैंग्वेजेस हैव कम टू बी यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द स्टेट्स, क्योंकि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें उनका कॉन्स्टिट्यूशन का काम भी होता था। सो thus Nepali and संताली आर यूज इन वेस्ट बंगाल बिसाइड्स बंगाली। ठीक है, जो नेपाली है या संताली है वो वेस्ट बंगाल में यूज़ हुई। इन बिहार उर्दू वॉज ऑल्सो यूज बिसाइड हिंदी, और हिंदी की बजाय बिहार में कौन सी उर्दू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली, बट एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एज मीडियम ऑफ इंटर स्टेट कम्युनिकेशन बिटवीन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स एंड बिटवीन नॉन हिंदी between Hindi speaking states and non-Hindi speaking states and the center, English still continues to be a predominant language। तो यहाँ पे जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उनके बीच में जो है इंग्लिश ने एक दोबारा से एक बहुत क्रूशियल रोल यहाँ पे प्ले किया। इवन इन कोर्ट्स पर्टिकुलरली द हायर कोर्ट्स सच एज हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, इंग्लिश एंड नॉट हिंदी इज़ यूज्ड। ठीक है, तो वहाँ पर इंग्लिश यूज़ की जाती है, हिंदी वहाँ पर यूज़ नहीं की जाती है। सो कंसिडरिंग दीज सर्कमस्टांसेस वन में इंक्लूड दैट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंग्लिश बीइंग एबॉलिश्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है कि हम इंग्लिश को एबॉलिश कर सके एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, एज मीडियम ऑफ इंटरस्टेट कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स इज डीम नीडेड। तो एक इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर इंडिया में नीडेड है, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो इंटरस्टेट कम्युनिकेशन है, जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी हाई कोर्ट्स की लैंग्वेज है, तो वो एक इंग्लिश लैंग्वेज को वो दर्जा यहाँ पर दिया गया है। तो जो मूल रूप से हिंदी के अलावा 13 और भाषाओं को यहाँ पर स्वीकृति मिली, ठीक है, इंडिया में, बट स्टिल क्या है, अंग्रेजी भाषा आज भी बहुत प्रमुख बनी हुई है, क्योंकि जो राज्यों के बीच में उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में या अंतर राज्य में जो संचार के लिए है वो हमारी इंग्लिश ही यूज़ होती है। ठीक है, जो हमारी अदालतें हैं उनमें भी जो इंग्लिश भाषा का मुख्य यूज़ होता है। सो रीजनल लैंग्वेजेस एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आर्ग्यूमेंट क्या है कि अगर हम इंस्ट्रक्शन जो देंगे बच्चों को रीजनल लैंग्वेजेस में देंगे तो वो अच्छी कैसे, हम एक बार आर्ग्यूमेंट फेवर में देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके अपोजिशन में देखेंगे। तो कल्चरल रेलेवेंस आ जाती है, अगर हमसे कोई हमारी ही लैंग्वेज में बात करता है तो एक कल्चरल रेलेवेंस आ जाती है। ठीक है, हम डीपली कनेक्टेड फील करते हैं उन लोगों के साथ। यूज़
दीज लैंग्वेजेस एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन हेल्प प्रिजर्व एंड प्रमोट लोकल कल्चर। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी भाषा को हम लोकल भाषा को बोलते हैं तो हम उसके कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं। फिर आज कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाते हैं, वो हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि जो भाषा मुझे अच्छे से आती है उसी में कोई मुझसे बात कर रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाएंगे। रिड्यूस लर्निंग टाइम यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो मेरी ही भाषा में उस चीज़ को अच्छे से समझा रहे हैं, तो मुझे उसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं पड़ती, मुझे सोचने की नीड नहीं पड़ती कि उन्होंने क्या बोला है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी हो जाती है। जो अगर रीजनल लैंग्वेज हम बोलते हैं तो वो एक कॉस्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि वो जो एडिशनल रिसोर्स नहीं चाहिए होते हैं उसको बोलने के लिए। ठीक है, दिस मेक्स एजुकेशन मोर एसेसिबल टू अ लार्जर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो इससे हमारी जो एक्सेस है वो ज़्यादा हो जाती है एजुकेशन के लिए, अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो पक्ष मित्र क्या है, एक तो सांस्कृतिक प्रासंगिकता यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, कि हम किसी की संस्कृति को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। संचार कौशल हो जाता है कि छात्र जो है संवाद करने में कुशल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ही खुद की लैंग्वेज में उनसे बात की जा रही है। सीखने का समय यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस भाषा में जो चीज़ समझ आती है हमने उसी भाषा में उसको समझा दिया, तो उसको चीज़ें आसानी से आएंगी। रेदर देन हम उसको किसी और लैंग्वेज में समझाए वही चीज़ें एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ करके, तो वो उसको थोड़ा स्लो समझ में आएंगी। ठीक है, सामर्थ्य यहाँ पर हो जाता है कि अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा प्रभावी होती है, और इससे क्या होता है, आबादी के बड़े हिस्से के लिए जो है जो शिक्षा हमारी है वो सुलभ हो जाती है। अगर इसके आर्ग्यूमेंट्स देखें कि इसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो वो एक ग्लोबल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। ठीक है, अब हमने बिल्कुल लोकल लैंग्वेज अपनी यूज़ की है, तो ग्लोबली इंग्लिश, ठीक है, या और जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड या लैंग्वेजेस हैं वो हमें नहीं आती हैं, तो उनमें हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। ठीक है, ये हमारी जो पार्टिसिपेशन है ग्लोबली, ठीक है, उसको डिक्रीज कर देता है, क्योंकि हम उससे प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आ जाता है हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कुछ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंग्लिश में ही प्रोफिशिएंसी मांगती है। जैसे आपने देखा होगा MBBS की स्टडी है वो प्रॉपर इंग्लिश में ही होती है। अगर आपने चाहे 12th हिंदी तक 12th जैसे आपने हरियाणा बोर्ड से की है तो हिंदी में की होगी, या CBSE बोर्ड से की है तो इंग्लिश में की होगी। लेकिन आपको बनना है डॉक्टर, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, तो आगे जाके आपकी जो हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है वो कहाँ पर, इंग्लिश में रह गई। तो जिन बच्चों ने पहले से ही उस लैंग्वेज में की है तो उनको बेनिफिट हो गया, और जिन्होंने नहीं किया है वो यहाँ पर पीछे रह जाएंगे। तो एक ये अपॉर्चुनिटीज़ में यहाँ पर फ़र्क आ जाता है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन चैलेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, कि जो हम अगर डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस चूज़ करते हैं तो जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी में यहाँ पर डिस्पैरिटी आ जाती है। ठीक है, कि जो हम कंटेंट है वो एक अच्छी क्वालिटी से यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो वैश्विक संचार यहाँ पर कम हो जाता है। अगर हम रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं उस शिक्षा के अवसर हमारे थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारी उच्च शिक्षा जो हमारी बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा में नहीं होती, वो हमारी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस में होती है। ठीक है, जो माननीकरण चुनौतियाँ कुछ हमारी आ जाती हैं, क्योंकि अगर हम विभिन्न क्षेत्रों में जो भाषाओं का उपयोग है एक सुसंगत और माननीकृत पाठ्यक्रम है उसको अगर हम सुनिश्चित करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी चुनौतियाँ आती है। तो इससे क्या होता है, जो शैक्षणिक गुणवत्ता है और सामग्री उसमें असमानताएं प्रदान होती है, कि वो गुणवत्ता वाली शिक्षा हमें नहीं दे पाते हैं। So, provisional advancement English proficiency is often a requirement for career advancement in many fields। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी है वो जो एक इन नीड है स्टूडेंट्स की। ठीक है, यूजिंग रीजनल लैंग्वेजेस एक्सक्लूसिवली मे लिमिट द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम रीजनल लैंग्वेज को ही ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक अपॉर्चुनिटीज़ की जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है ग्लोबली जॉब मार्केट में वो हमें नहीं मिल पाएंगे। सो ये आर्गुमेंट हाईलाइट करती है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है लैंग्वेज में, किस क्या क्या हमारे कंसीडरेशंस है इन्वॉल्व इन चूजिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि हम जो हमने पूछा गया था कि हम कैसा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चूज़ करेंगे डिजिटल लैंग्वेज में, ठीक है, या किसी और लैंग्वेज में, तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को दिखाता है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सो दिस डिसीजन बीइंग ऑफन डिफरेंट ऑन बैलेंसिंग कल्चरल, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक एंड ग्लोबल कंसिडरेशन।
तो ये जो है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा ग्लोबल कंसिडरेशन होगा, इकोनॉमिक, लिंग्विस्टिक और कल्चरल, तो इन सारे कल्चरल पे ये डिपेंड करता है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन का मीडियम है वो हमें किस लैंग्वेज में लेना चाहिए। और ये जो है काफ़ी बड़ी चुनौती है इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो व्यावसायिक उन्नति के लिए हमने देखा कि विशेष रूप से तो इंग्लिश देखी गई है, इंग्लिश की दक्षता आज के टाइम पर देखी जाती है। तो फिर भी अगर हम एक शिक्षा प्रणाली का माध्यम चुनते हैं कि किस भाषा में होना चाहिए, तो उसमें बहुत सारी सांस्कृतिक, भाषाई, आर्थिक या वैश्विक विचारों का एक संतुलन है, उन सब चीज़ों पर वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन देख लेते हैं हम। आइडियल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिलेशनशिप्स, राइट, कि हमारे आइडियल्स क्या हैं एक कम्युनिटी बेस्ड रिलेशनशिप के लिए। So this passage argues that today's society should embrace the ideal of attaining and maintaining community based relationships, ठीक है, कि एक अच्छे से मेंटेन करें और एक आइडियली अटेन करनी चाहिए हमें जो ये कम्युनिटी बेस्ड रिलेशनशिप्स हैं। सम वैल्यूज लाइक caring about quality of life and striving for unconditional love of human race आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, ठीक है। और जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम क्या क्वालिटी लाइफ अपनी जी रही हैं, ठीक है। या और जो एक स्ट्राइविंग होती है हमारी अनकंडीशनल लव के लिए हमारी ह्यूमन रेस में, तो ये जो आस्पेक्ट्स है दो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स माने गए हैं। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ स्कूल्स एंड कम्युनिटीज, जो हमारे स्कूल्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं उनकी इंटरकनेक्टेडनेस पे क्या बोला गया है, कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन इज presented as a mean to strengthen the connection between schools and local communities, ठीक है, कि जो community based education है वो क्या है, एक स्ट्रेंथन वाला बॉन्ड यहाँ पे इस्टेब्लिश करती हैं हमारे स्कूल्स में और लोकल कम्युनिटीज़ के अंदर। सो द आइडिया इज़ दैट लोकल कम्युनिटीज़ शुड एक्टिवली सपोर्ट एंड एंगेज विद स्कूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इनटू प्रोडक्टिव सिटीजन्स, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनको एक्टिवली सपोर्ट करना चाहिए और एंगेज रहना चाहिए हमारे स्कूल्स में, ताकि वो एक अच्छी डेवलपमेंट को, बच्चों की, उसको अच्छे सिटीजन्स की डेवलप को कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। तो जो सामुदायिक भागीदारी है और सामुदायिक आधारित शिक्षा है उसमें क्या है, उसके आदर्शों पर यहाँ पर विचार किया गया है कि आज के समाज में जो समुदाय आधारित संबंध है उनको प्राप्त बनाए रखने के लिए आदर्श को अपनाना चाहिए, जीवन की गुणवत्ता की परवाह करना और जो मानव जाति के प्रति बिना शर्त के प्यार के लिए प्रयास करना, ये मूल्य यहाँ पर महत्वपूर्ण माने गए हैं। फिर आया दूसरा कि जो स्कूलों और समुदाय में परस्पर जुड़ाव है, तो जो समुदाय आधारित शिक्षा है स्कूलों और स्थानीय समुदाय के बीच संबंध को मौजूद करती है, कि जो स्कूल है और हमारे स्थानीय समुदाय है उनके बीच के संबंध को ये मजबूत करती है। विचार यह है कि स्थानीय समुदाय को सक्रिय रूप से स्कूलों का समर्थन करना चाहिए, कि जो हमारे समुदाय को एक्टिवली सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए स्कूलों का और उनके साथ जुड़ना चाहिए, जिससे छात्रों को उत्पादक नागरिकों के रूप में विकसित करने में योगदान एक दिया जा सके। यहाँ पर सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग यहाँ पर देख लेते हैं। that the passage emphasizes the community based education goes beyond cognitive capabilities, ठीक है, कि कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ के भी आगे एक जो ये हमारी सोशल और इमोशनल लर्निंग जाती है एंड इंक्लूड्स, ठीक है, social and emotional learning aspects of learning. So these the relationships formed between students and caring adults आर कंसिडर्ड क्रूशल फॉर इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, कि जो रिलेशनशिप फॉर्म होती है हमारे स्टूडेंट्स की और जो केयरिंग एडल्ट की, तो वो एक क्रूशल हमारी इम्पोर्टेंस निभाती है हमारी इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में। फिर आ जाता है अकाउंटेबिलिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कम्युनिटी नीड्स, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू रिकॉग्नाइज एंड सपोर्ट द नीड्स ऑफ देयर सराउंडिंग, ठीक है, कि वो रिकॉग्नाइज करें और सपोर्ट करें कि उनके एनवायरनमेंट में, उनके सराउंडिंग कम्युनिटी की नीड्स क्या हैं। The passage suggests the students should feel accountable for contributing values, कि उनको खुद को अकाउंटेबल मानना चाहिए, ठीक है, कि मैं जिम्मेवार हूँ कि मैं इन वैल्यूज़ को कंट्रीब्यूट करूँ अपनी कम्युनिटी में, इन प्रॉब्लम्स को मैं सोल्व करने के लिए जिम्मेदार हूँ, ठीक है। उसका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन अपनी कम्युनिटी में होना चाहिए, ठीक है। तो जो सीखने के सामाजिक और भावनात्मक पहलू हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि जो सामुदायिक आधारित शिक्षा है वो संज्ञानात्मक क्षमताओं से हमें परे लेके जाती है और इसमें सीखने के सामाजिक और भावनात्मक पहलू हमारे शामिल होते हैं।
कि सामाजिक और या भावनात्मक तरीके से हम कैसे सीख रहे हैं। छात्रों और देखभाल करने वाले वयस्कों के बीच रिश्ते भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सामुदायिक आवश्यकताओं को जवाबदेही और मान्यता की जो सामाजिक आवश्यकता है हमारे समुदाय में, उनकी जवाबदेही के लिए हमें अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए। और उनकी मान्यता का क्या है कि जो छात्र हैं अपने आसपास के समुदाय की ज़रूरतों को पहचानने में और उनका समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो पहचाने कि क्या ज़रूरत है उनके समुदाय में, ठीक है, और उनका समर्थन करें। इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि जो छात्र हैं वो सामुदायिक चिंता और समस्याओं को संबोधित करने वालों के मूल्य में योगदान देने के लिए जवाबदेह महसूस करें, कि वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए कि भाई ये उन्हीं की कम्युनिटी है, और अगर यहाँ पर ये इन समस्याओं को संबोधित नहीं कर पाई, ये मूल्य नहीं दे पाई, तो ये यहाँ पर जवाबदेह हैं। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स एंड कोलैबोरेशन, ठीक है, तो जो कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन होती है इज सीन एज अ साइक्लिकल एंड कॉन्टिन्यूसली प्रोपेल्ड प्रोसेस। एक साइकिल्ड और प्रोपेल्ड प्रोसेस है यहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होती है बिटवीन स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिटीजन्स आर प्रमोटेड एंड फॉस्टर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट रिलेशनशिप्स देखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग, पूरी हमारी सोसाइटी डिफरेंट वेज में इंक्लूडेड होती है। सो कोलैबोरेशन इज एम्फसाइज्ड एट अ की पॉइंट इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक कोलैबोरेटिव तरीके से हमें रहना चाहिए, क्योंकि वो जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करता है अगर हमारा एक कोलैबोरेशन वाला बिहेवियर बिल्ड हो जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम इन एजुकेशन, कि हमारा सेल्फ एस्टीम है उसकी क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है एजुकेशन में। द टेक्स्ट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम इन द एजुकेशनल प्रोसेस। स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अचीव अ हाई लेवल ऑफ क्वालिटी इन देयर वर्क इज लिंक्ड टू देयर सेल्फ एस्टीम, की जो कितनी हाई क्वालिटी वो लर्निंग ले सकते हैं, तो एक उनकी सेल्फ एस्टीम पे वो डिपेंड करती है। फॉस्टरिंग ग्रोथ थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड ग्रुप एफर्ट्स इज सीन एज असेंशियल फॉर इन्हांसिंग स्टूडेंट्स सेल्फ एस्टीम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, एक स्टूडेंट का सेल्फ एस्टीम उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम सोच सकते हैं कि एक उनकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए और ग्रुप एफर्ट्स वहाँ पर बनाए जाने चाहिए। ठीक है, तो जो पारस्परिक संबंध और सहयोग हम देख रहे थे कि जो समुदायिक आधारित शिक्षा है उसको एक चक्रीय और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में हम देख सकते हैं, जहाँ छात्र, शिक्षक, माता पिता, समुदाय के नेता, प्रशासक और नागरिकों के बीच पारस्परिक संबंध को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सभी हमारे इस एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहयोग को एक प्रमुख घटक के रूप में महत्व दिया जाता है। ठीक है, और जो हमारी ये इतनी सारी समस्याएं हैं इनके बीच में क्या है, एक सहयोग होना चाहिए, तो एक ये प्रमुख घटक के रूप में यहाँ पर महत्व दिया जाता है। शिक्षा में आत्मसम्मान का महत्व यहाँ पर पता चलता है कि जो पाठ शैक्षणिक प्रक्रिया में आत्मसम्मान के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, कि आत्मसम्मान का, सेल्फ एस्टीम का वहाँ पे महत्व क्या है। छात्रों को अपने काम में उच्च स्तर की गुणवत्ता हासिल करने की क्षमता उनके आत्मसम्मान से जुड़ी है, कि ठीक है, किसी का सेल्फ एस्टीम हाई है कि भाई मुझे तो इतना परफॉर्म करना ही है, नहीं तो ये तो बहुत शर्म की बात हो जाएगी मेरे लिए, तो उसका एक सेल्फ एस्टीम हाई है कि उसको इससे कम नंबर आने पर एक सेल्फ एस्टीम उसको अचीवमेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, आलोचनात्मक सोच, दीर्घकालीन योजना या जब समूह में प्रयास करते हैं तो क्या होता है, इससे छात्रों का जो आत्मसम्मान बढ़ता है हमारे, तो इन प्रोसेस में हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए। रिस्टोरिंग ए ग्लोबल सेंस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, एक हमारी सेंस होनी चाहिए कि एक ग्लोबल भी हम एक कम्युनिटी की तरह काम कर सके। द पैसेज सजेस्ट दैट द ग्लोबल सेंस ऑफ कम्युनिटी हैज़ बीन टेलर्ड एंड टैटर्ड एंड ब्रोकन फॉर सेवरल डेकेड्स, कि ये कुछ जो डेकेड्स हैं उनसे हमने देखा कि जो ग्लोबल कम्युनिटी वाली फीलिंग है वो एक थोड़ी बिखरी हुई सी हमें दिखी है। दिस एड्रेसेस द रिस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन लर्नर्स एंड देयर कम्युनिटी इज प्रपोज्ड थ्रू कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन, providing students with opportunities to solve actual problems within their community। तो यहाँ पे एड्रेस करते हैं कि हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं इन रिलेशनशिप्स को जो कि हमारे लर्नर और कम्युनिटी के बीच में है। ठीक है, तो जो कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड करें तो वो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि वो कैसे एक्चुअल प्रॉब्लम्स को जो उनकी कम्युनिटी में है उनको सोल्व कर सकते हैं। सो ओवरऑल द पैसेज एडवोकेट्स फॉर एन एजुकेशनल अप्रोच, की एक एजुकेशनल अप्रोच को ही एडवोकेट करता है पैराग्राफ है जो हमारा,
दैट नॉट ओनली फोकसेस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ ये यहाँ पर सोशल और इमोशनल ग्रोथ को भी, जो कम्युनिटी है उसको दिखाता है, कम्युनिटी में हमारे इंगेजमेंट पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए वो दिखाता है, और ये दिखाता है कि हम एक रिस्टोरेशन ऑफ सेंस ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी, ठीक है, एक जो हम खो चुके, थोड़ी कमी जहाँ पर आई है ग्लोबल कम्युनिटी वाली, उसमें हमें इंक्रीज करने की नीड है। तो ये सारी इन चीज़ों को ये पैराग्राफ एडवोकेट करता है। सो समुदाय की वैश्विक भावना को बहाल करना है, ठीक है, जो वैश्विक भावना है हमारे अंदर वो जो कम हो रही है, हमें उसको इम्प्रूव करना है, और ना केवल संज्ञानात्मक बल्कि जो सामाजिक, भावनात्मक या सामुदायिक जो हमारा जुड़ाव है, वैश्विक समुदाय की भावना है, उन सबको यहाँ पर इंक्रीज करने की बात की गई है। So if you like our content, you can subscribe to our channel, because here we will cover complete B.Ed special education syllabus as well as the syllabus of special education teacher. So see you in the next video. Till then, Namaskar.